I'm sorry. यस सर हो गई है विजिबल। Okay, perfect. अच्छा, prior moving to lecture, just a quick update. जो assignments थी that was fine, that was good in fact, लेकिन दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये मैं शेयर भी कर दूंगा या बेस कैंप ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। इट्स नज़र आ रही ना स्क्रीन? यस अच्छा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ना, आप कह लो कि एक चेकलिस्ट सी है। चेकलिस्ट बेसिकली आप लोगों को पता भी है कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जो आप लेके चलते हो कि जो टेस्टिंग आपने की है उसमें कोई चीज़ आपकी मिस नहीं हो। तो प्राइमरली ये थोड़े से पॉइंट्स जो थे मुझे लास्ट कंपनी में मैंने बनाए थे एज अ सॉर्ट ऑफ वेब टेस्टिंग के पहले कि अपने क्यूए को फिर हैंड ओवर किए थे कि तुमने ये चीज़ें देखनी है जब भी टेस्टिंग करोगे। अभी तक माशाल्लाह कल भी मैं कह रहा था कि उज़ैर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, और अजबिला उस्मान भाई की भी असाइनमेंट क्वाइट वैलिड थी कि आप लोग केसेस बाय केसेस चेक कर रहे हो, नेगेटिव पे भी जा रहे हो, पॉजिटिव पे भी जा रहे हो, एक्सटर्नल लिंक्स पे भी जा रहे हो जो आपका फेसबुक लिंक्डइन का होता है। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी है कि एक्सटर्नल लिंक आपका हमेशा नए टैब में खोलना चाहिए। अगर वो सेम साइट पे खोल रहा है तो दैट्स अ बग। बग तो नहीं कहेंगे, इट्स नॉट अ गुड कॉमन प्रैक्टिस। तो आपने ये नोट करवाना होगा कि जितने भी आपके लिंक्स हैं जो आप सोशल मीडिया के साइट्स पे डालते हो, चाहे वो सेम साइट के क्यों ना हो, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो वो सेपरेट टैब में खोलने चाहिए। बाकी इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं, होपफुली ये बेस कैंप पे पड़ा होगा, नहीं हुआ तो मैं डाल दूंगा। जिस तरह यूजिबिलिटी चेक्स पे आपने सबसे पहले जब टेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो प्रूफ रीड करना है सारा कंटेंट का, स्पेलिंग ग्रामर वाइज। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बहुत पहले भी कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है, तो प्रूफ रीड करो पूरे पेज को, सारों का फॉन्ट देखो सारा कंसिस्टेंट हो। एरर मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसमें सिर्फ एरर मैसेज नहीं, एरर मैसेज में इंग्लिश जो यूज़ हो रही है, समटाइम डेवलपर इंग्लिश वाइज लाइक वोकेबलरी वाइज या कम्युनिकेशन वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। टेक्निकल साइड पे बहुत होते हैं, तो एरर की जो इंग्लिश है ये आपका काम है बताना कि क्या मीनिंगफुल होगा। उसमें टेंसेस का ख्याल रखना, हम इसको लाइट लेते हैं लेकिन डज मैटर कि एरर जो शो हो रहा है वो प्रॉपर इंग्लिश भी लिखी हुई है या सिंपल लिखा हुआ है कि बस एरर आ गया है। प्रॉपर टूल टिप जहाँ रिक्वायर्ड है टूल टिप शो हो रही हो। अगर कोई फॉर्म है तो वहाँ पे सारे प्रॉपर फील्ड्स अलाइंड हो, ये नहीं कि एक फील्ड बड़ी है एक फील्ड छोटी है। तो ये चेकलिस्ट थोड़ी सी मैंने बनाई हुई थी। इसके कुछ और पॉइंट्स भी होंगे, जैसे जैसे मुझे कंटेंट मिलता रहेगा पुराना जब मैं अक्सर देखता हूँ तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये यूजिबिलिटी का कुछ था, ये 19 का बना हुआ है, हाँ लास्ट से लास्ट कंपनी का है। उसके अलावा क्योंकि मैं फीडबैक दे रहा हूँ, वेब का आप कर चुके हो काम, तो आपको ये हो कि मैंने कोई चीज़ मिस ना आपसे हो। कोई फील्ड अगर डिसेबल्ड है तो वो ग्रे आउट होनी चाहिए। ग्रे आउट का मतलब होता है कि फील्ड में कुछ आप एडिट ना कर सको। आपको ऑब्वियसली आइडिया हो जाएगा जो फील्ड आप एंटर नहीं कर पा रहे तो दैट इज डिसेबल्ड, उसका कलर भी बाय डिफॉल्ट ग्रे होता है। वैलिडेट ब्रोकन लिंक एंड इमेजेस, आपने देखना है कोई इमेज ब्रोकन ना हो, कोई पेज ऑर्फन ना हो, कोई आप क्लिक करो तो कुछ 404 पे ना जा रहा हो, अगर जा रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। और फंक्शनलिटी में जितनी भी आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं सारी वैलिडेट हों, स्टैरिक का साइन आ रहा हो, डेफिनेटली मैंडेटरी में आपके साथ वो स्टार स्टैरिक आता है। न्यूमेरिक फेज शुड नॉट एक्सेप्ट अल्फाबेट्स एंड प्रॉपर मैसेजेस। अगर आपकी कोई फील्ड न्यूमेरिक है जिसमें आपका फ़ोन नंबर आएगा या कोई न्यूमेरिक डाटा आएगा तो उसमें आप दूसरा डाटा ना डाल सको, मतलब स्ट्रिंग ABC की पास ना कर सको, दैट मेक सेंस। नेगेटिव टेस्टिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो। टेस्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ एवरी फील्ड, करेक्टर लिमिट कितनी है, कल भी हमने बात की थी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट मुझे डाटा काफ़ी मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन कभी भी कभी कुछ फोल्डर्स ऐसे हैं कि कहीं वो मैनेजमेंट में इंस्टॉल हुआ हुआ है, हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एज अ चेक पॉइंट के जब अगर आपने प्रूफ रीड करना है कि मेरा कुछ पॉइंट रह नहीं गया, तो तब आप ये चीज़ एक ड्राई रन कर सकते हो कि एरर मैसेज मैंने देखे हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या करता है क्यूए टेस्टिंग के बाद ना देखता है कि मैंने कोई एस्पेक्ट छोड़ा तो नहीं है। जिस तरह मैंने फॉर्म्स की बात की, मैंने एरर मैसेजेस की बात की, फॉन्ट्स की, फिर मैंने प्रूफ रीड की कि आपका स्पेलिंग ग्रामर सही हो, मैंडेटरी फील्ड, तो ये एक सेट पॉइंट में आपको मिल जाता है। आप कस्टमर को या एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो तो वो पूछता है कि आपने टेस्टिंग के लिए किन बेसिस को कवर किया है, तो आप कहते हो कि मैंने कॉस्मेटिक्स किए हैं, कॉस्मेटिक्स पे मैंने इन चीज़ों को कवर किया है, यूजिबिलिटी में मैंने इन चीज़ों को देखा है, फंक्शनलिटी में मैंने इन चीज़ों को देखा है। तो दैट मेक सेंस, अगले को भी लगता है यार कि ही और शी हैज़ गिवन एम्पल टाइम और उस हिसाब से उसने काम भी किया है। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं साथ साथ आपको अपडेट देता रहूँगा जो मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। इतना मिसिंग मुझे लगा नहीं है। असाइनमेंट्स दोनों ही काफ़ी अच्छी थी, 15 से 16 बग्स विच इज़ अ गुड काउंट इन फैक्ट कि फर्स्ट टाइम आप आए हो और अभी असाइनमेंट्स इसकी काफ़ी चलनी भी है, तो इट्स अ गुड काउंट। ठीक है जी सर। अच्छा, अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि हमारा है अल्लाह भला करे, एजेंडा देखते हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो इसमें मेनली हमारा फायरबग का होगा जो कि टूल है। आई बिलीव कि आप लोगों को आइडिया है फायरबग क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं बता दूंगा। और उसके बाद
बाकी जो टॉपिक है दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, नॉट दैट मच स्पेसिफिकली। CMM अगर बात करूं तो इंटायरली आपकी डोमेन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मुझसे 2-3 दफ़ा इंटरव्यू में पूछा गया है इसके बारे में, तो मैंने अपनी आउटलाइन में डाला था कि ये क्या होता है और इसका क्या चक्कर है। तो कम से कम आपको एक टच पता हो, कोई पूछ ले आपसे CMM क्या है तो आपको वो पता हो। बाकी असाइनमेंट डेट तक तो हम पहुंचे नहीं है, देखते हैं आज देता हूँ कि नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी 3 असाइनमेंट हुई हैं, चौथी मैंने दी हुई है, तो वी आर इवन स्टेवन, कोई इतना मसला नहीं है। 5 हो जाएं अगले लेक्चर से पहले तो दैट वुड बी ग्रेट, लेकिन देखते हैं टाइम फ्रेम पे। तो हमने डिस्कस क्या करना है आज, सेवरिटी वर्सेस प्रायोरिटी डिस्कस करना है, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन डिस्कस करना है, ऐसा ऐसा अब हम टूल्स की तरफ क्योंकि आ रहे हैं, CMM डिस्कस करना है, फायरबग को एक्सप्लोर करेंगे, और आपको अभी तो नहीं लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो एक फायरबग पे आपको असाइनमेंट भी आपने करनी होगी, जिसमें आप HTML और CSS में पंगे लेके पूरा एक वेब पेज डेवलप करोगे, या जो एग्जिस्टिंग पेज है उसमें आपने चेंजेस करके पेज को अमेंड करना होगा, या कैसे पेज बिहेव करता है। ये आपको QA के एंड से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी का डिज़ाइन या लेआउट चेंज करना है और अपनी सजेशन देना चाहते हो, तो बजाय इसके कि हम जो बाल्सामिक में काम करते थे, प्रोटोटाइपिंग करते थे, वो आप एक खुद से हैंड्स ऑन करके उसकी शक्ल में भी दिखा सकते हो डिज़ाइन की फॉर्म पे। गॉट माय पॉइंट? जी सर। अच्छा यस सर। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मुझे इमेज बड़ा अच्छा मिला था एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी, और आप इसको लेके चल सकते हो फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव भी। सारा याद रखना आपको लाजमी नहीं है, लेकिन एक बड़ा पेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि आपसे पूछा जाता है बीइंग ए QA कि अच्छा बताओ आपको बग निकालना आ गया, आपको टास्क बनाने आ गए, तो बताओ सेवरिटी और प्रायोरिटी में क्या फ़र्क है। तो पहले इसकी ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है थोड़ा सा इस पे आते हैं कि बीइंग ए QA आपको किन किन ख्याल बातों का रखना चाहिए, और उसके बाद सेवरिटी प्रायोरिटी का कंपैरिजन करते हैं कि कोई एक पॉइंट भी आपको इंटरव्यू में याद रहा इन तीनों में से, तो यू गाइस कैन इजीली आंसर फॉर दैट। ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में। Regardless of how you organize your defects or your project, you need to make sure to capture as much information for the bug as possible. This will help you to present your project, and it will also provide you with the valuable information for future ones. कहता है कि एक बंदा, कोई भी QA का बंदा को बग कोई निकाल रहा है, तो उसका ये गोल सिर्फ ये नहीं कि मैंने बग निकाल के आगे रिपोर्ट कर दिया। Whenever you are assigning a bug, अगला बंदा चाहे वो डेवलपर हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, या कोई भी स्टेक होल्डर हो, वो अज्यूम कर रहा होता है कि आप बग में इतनी इन्फॉर्मेशन दोगे कि उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ इजी किस तरह होगी? फॉर एग्जांपल एक उजैर, एक डेवलप QA का बंदा है, उसने एक बग निकाल दिया कि लिंक नहीं चल रहा। अब कौन सा लिंक नहीं चल रहा, कैसे नहीं चल रहा, इसके लिए अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उजैर एक स्क्रीनशॉट भी डालेगा, जिस तरह होता है बग्स के स्टेप्स रिप्रोड्यूस बताएगा कि कैसे वो उस पेज तक या उस लिंक तक पहुंचा था जो नहीं चल रहा। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह जब एज डेवॉप्स पढ़ेंगे आज के दूसरे बैच में, मैंने उनको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन भी किया है बिल्कुल ABC से लेकर एंड तक, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा वो लेक्चर कि दिस इज़ हाउ अ गेम वर्क। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो तो कैसे आप बग रिपोर्टिंग करते हो, सारी कैपेसिटी बताई, फिर आप लोगों की भी बारी आने वाली है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जब बग की रिपोर्टिंग हो रही होगी तो इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी लाइक कि यार एक चीज़ नहीं चल रही है, बग है, इसको फिक्स करो। आपने अगले बंदे के माइंडसेट को देखना है कि आप एज ए टीम जब काम कर रहे हो, उसको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन हम दे भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं यार वो एनआई हो जाए, यार ये क्या बंदा है QA, इसको रख किसने लिया है कि एक लाइन पे लिख के बता रहा है इसको फिक्स करो। तो आपने करना क्या है, इस पूरी बात को सम अप कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपने बग लिखना है, जो भी आपकी इंग्लिश में एक लेमैन के हिसाब से बग है कि ये बग ये कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं किसी लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, लिंक काम नहीं कर रहा, तो आपने सिंपल लिख देना लिंक नॉट वर्किंग, किस पेज का, अबाउट अस का, वट जो पेज है। उसके बाद आपने उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है जिस जगह पे बग आया हुआ है, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन एरोज वगैरह डाल के कि ये एग्जैक्टली पॉइंट है जहाँ बग आ रहा है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन इस सेंस में करना है कि उसके स्टेप्स रिप्रोड्यूस क्या हैं। मतलब ये आपने टेस्ट केसेस में भी देखा, तो एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स रिप्रोड्यूस, डालते हम नहीं है, लेकिन इसका पर्पस ये होता है कि किस किस फेज से आके उस बग तक पहुंचे, क्योंकि साइट में इनर पेजेस भी हैं, साइट में पेजेस सारे कनेक्टेड हुए हुए हैं, तो आपने स्टेप्स रिप्रोड्यूस में बनाना है। जिस तरह आप यूज़ केस नहीं लिखते कि स्टेप 1 में मैंने ये किया, 2 में यहाँ गया, 3 में ये गया, और 4 स्टेप पे मुझे बग मिल गया। बात समझ रहे हैं? ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है। Okay, now comes to a main concept, what is severity and priority? Again, अगर मैं लेमैन बात करूं तो उधर हम जब बिल्कुल लेमैन एज अ बात करते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू IT एंड सॉफ्टवेयर, सेवरिटी क्या होती है? हम कहते हैं कि चीज़ बड़ी स्वेर है, या सेवरिटी होता क्या है? सर हम श्योर होते हैं उस चीज के बारे में। वो तो श्योरिटी होता है यार, ये सिविरिटी है। श्योरिटी मतलब कि आप श्योर हो कि ये श्योर है, कि मतलब पक्का है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इससे सिविरिटी, स्पेलिंग आप देखो SEVRITY, सिविरिटी। एनीवन एल्स? सर उर्दू का लफ्ज है शिद्दत।
वेरी गुड, गूगल कर लिए खुद पता है। नहीं सर, इतनी तो उर्दू है यार। हाँ ऑब्वियसली, इसका बिल्कुल सही कहा बिलाल भाई ने। अगर इसको मैं बिल्कुल लफ्जन ब लफ्जन या मायनी पे मायनी बात करूँ तो उसको शिद्दत ही कहते हैं ना यार। आज बहुत लाइक सिवियर किस्म का बुखार हो गया या सिवियर किस्म का डे था, तो दैट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। आसान लफ्जों में इसको अगर मैं इंग्लिश टू कन्वर्ट करूँ उसके जो कहते हैं मुतरादिफ, तो उसका मतलब होगा आपका कि इतना इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना बग स्वेयर है। अब बग में भी टाइप्स होती हैं, एक बड़ा लाइट बग हो सकता है जिसमें हम डेवऑप्स पे देखेंगे उसकी कैटेगरीज को ड्रॉप डाउन में लिखा होता है कि बग क्रिटिकल है, बग आम सा है, बग बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का है। तो एक चीज़ तो आपने रूल ऑफ थंब है ज़हन नशीन कर लेनी है कि जितना बग स्वेयर होगा उतनी उसकी प्रायोरिटी आएगी। मोर ऑफ अ कॉमन सेंस के, या इसको इस तरह याद रख लो कि सिविरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। द मोर द स्वेयर ऑफ द बग, द मोर द प्रायोरिटी विल बी हाई। या इसको और आसान आपके लिए करता हूँ कि जिस तरह कॉमन एग्जांपल हमने पहले भी देखी, एक एप्लीकेशन है वो क्रैश हो रही है और एक सिंपल अलाइनमेंट का इशू है, उस में किसकी ज़्यादा होगी प्रायोरिटी? जो सर क्रैश हो रही है। जो क्रैश हो रही है, कॉमन सी बात है कि यार कि बंदा कहेगा यार एप्लीकेशन क्रैश कर दी है, इसको पहले ठीक करो बाद में अलाइनमेंट देखते रहना। तो सिविरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रायोरिटी के, जितना आपका बग सिवियर होगा। और ये कैसे पता लगेगा बग सिवियर है, ये आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है बीइंग ए क्यूए। ना पीएम बताएगा ना डेवलपर है। हाँ पीएम जब बग आगे से डेवलपर को दे रहा होगा तो वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकता है कि तुम्हारा P1 ये नहीं, P1 ये है। P1 जब मैं कहता हूँ उसका मतलब है कि प्रायोरिटी 1 कौन सी है जो कि आपने मस्ट डू करना है सबसे सब कामों को छोड़ के। तो और कंसेप्चुअल वाइज अगर देखें तो सिविरिटी आपका रेफर टू अ बग के, जब भी सिविरिटी का कंसेप्ट आता है तो आप डील करते हो बग से, क्योंकि आपका टास्क स्वेयर नहीं होता, बग आपका स्वेयर हो सकता है कि उसको हमने P1 में रखना है, P2 में रखना है, P3 में। और ऐसा भी होता है कि P1 आपके दो हों, उसमें फिर आपको जस्टिफाई करना है कि पहले कौन सा करना है। ये आपकी कॉल है, आपके पीएम की कॉल है। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों काम इक्वली इंपॉर्टेंट है यार, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, तो जाहिर सी बात है वो शो स्टॉपर है, आपने वो करना है। अच्छा, हाउ इट इफेक्ट्स द यूजर इंटरेक्शन, वही वाली बात जिस तरह मैंने कहा कि सिविरिटी में आप बग को रेफर करोगे कैसे एप्लीकेशन यूजर इंटरेक्शन से इंटरेक्ट कर रहा है। इसमें आपकी टाइप्स हो सकती हैं कि एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, कोई अलाइनमेंट का इशू है, कोई स्पेलिंग का इशू है, कोई फॉर्म नहीं खुल रहा। और अगर प्रायोरिटी को देखें, इट रेफर टू अ प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट वाइज उस चीज को हमने कब कैटर करना है। हाउ अर्जेंट इज सॉल्व द बग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क बीइंग डन। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उर्दू में बता भी चुका हूँ कि कितनी उसकी प्रायोरिटी हमने हाई करनी है टू मेक श्योर कि यार ये काम इतने टाइम पे जस्टिफाइबल और इंपॉर्टेंट करना है। ये अगर आप ऊपर जो बग की इंफॉर्मेशन दी हुई है अलॉन्ग विद साथ ये पहला पॉइंट बता देते हो तो दैट मेक्स योर आंसर कंप्लीट के सिविरिटी प्रायोरिटी का आपको कंप्लीट आइडिया है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दोगे तो अगला जो आपको ऑब्जर्वर है, जो रिक्रूटर है, जो एचआर है, उसको आइडिया हो जाएगा कि इसको प्रॉपर नॉलेज है। सेकंड पॉइंट है सेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिप्रिकॉशंस ऑफ द बग टुगेदर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब ये वो चीज है जो हमने पहले भी दफा पढ़ी थी कि एक बग एक डेवलपर फुली तरीके से फिक्स नहीं कर रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो दोबारा आ सकता है। जिस तरह मुझे याद है मैंने एग्जांपल दी थी, एक उस्मान भाई स्प्रिंट 4 पे काम कर रहे हैं, उन्होंने एक बग पकड़ा, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, बग फिक्स हो गया। स्प्रिंट 8 पे हम जाते हैं, वो बग दोबारा आता है समहाउ, तो उसकी सिविरिटी भी सम टाइम फिर आप हाई इसलिए कर दोगे कि आप इसको एस्केलेशन ही बोलते हैं एक तरह से, कि डेवलपर को बार बार कहोगे दिस बग हैज बीन रिपोर्टेड 4 to 5 टाइम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट the repercussion of its occurrence is quite high कि ये बार बार क्यों आ रहा है। इट मीन्स वी हैव टू सेट प्रायोरिटी हाई कि इसको हम वन टाइम फिक्स करें और बार बार इसकी अकरेंस ना हो। क्योंकि अगर क्यूए अच्छा क्यूए कर रहा है और उसको पता है कि मैंने फोर्थ स्प्रिंट में या फिफ्थ में एक बग पकड़ा था, क्योंकि आपकी नज़र से जो चीज़ गुजरी होती है जब दोबारा आप उस टेस्ट करने जाते हो ना, तो आपको पता होता है इस जगह पे ये डेवलपर खासतौर पर गलती करेगा या गलती हुई हुई है। जिस तरह जब आपने फॉर्म चेक करना है तो आपको पता है मैंने नेगेटिव टेस्ट केस डालने हैं कि फील्ड्स पे चेक भी लगेंगे नहीं, ऑब्वियस चीज़ है। तो अगर आपको मिल जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप सिविरिटी हाई कर दोगे कि पहले इसको फिक्स करो और ताकि हम इसकी अकरेंस को कम कर सकें। और ये चीज़ प्रायोरिटी में लिखी हुई है सेट बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ प्रोजेक्ट फैक्टर्स कि अगर आपका वही वाली बात प्रोजेक्ट फैक्टर से, अगर आपका स्प्रिंट या आपका जो प्रोसेस मॉडल चल रहा है या स्क्रम का, उसमें अगर आप स्प्रिंट चला रहे हो या वाटरफॉल चला रहे हो, अगर वो एम करता है कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी लिंगर ऑन हो रही है किसी वजह से या एक्सटेंड हो रही है, तो आप अपने प्रेजेंट टाइम को देखते हुए कितना आपने स्प्रिंट में टाइम स्पेंड किया हुआ है, आप उस काम को करवा सकते हो प्रायर मूविंग टू नेक्स्ट टिकट। जिस तरह लिखा हुआ है सच एज वेयर डेवलपमेंट एंड क्यूए फोकस ऑन द प्रेजेंट टाइम कि क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, और इफ यू हैव एम्पल टाइम तो हम बजाय इसके कि आगे मूव करें हम उसको कह दें कि जो रीअकरेंस हो रही है चीज़ दोबारा आ रही है तो उसकी प्रायोरिटी को हम रेस कर दें। इतना ये होता नहीं कि अगर आपकी डेवलपमेंट टीम स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली साउंड है, तो वो काम ऐसा करेगी कि एक दफ़ा ही हो। लेकिन क्योंकि इंसान है, समटाइम जूनियर बंदे भी काम कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप पे भी लोग होते हैं, तो वो कोड को कॉपी पेस्ट किया, वेरिएबल का नाम चेंज किया और चढ़ा दिया आगे, तो बाद में जब वो कोड सो कॉल्ड फटता है या ड्रॉप होता है या उसमें कोई बग आता है तो आपको लगता है अच्छा ये इसकी कनेक्टिविटी उस मॉड्यूल से थी, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दोबारा करनी पड़ेगी इन अ मोर अ गुड मैनर इंस्टेड ऑफ कि मैं चेपियाँ लगा दूं कि बस काम मेरा चल जाए। गॉट माय पॉइंट?
जी सर। आखिरी पॉइंट बिट ऑब्वियस, स्टैटिक और डायनेमिक का आपको फर्क पता है कि स्टैटिक यूजुअली कंटेंट ओरिएंटेड होता है, कोई आपके पास पीछे डाटाबेस या उसका ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ कंटेंट से आप देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ व्हाट यू सीज व्हाट यू गेट सामने वो चीज़ आ रही होती है। लेकिन जब आप डायनेमिक की बात करते हो तो आपको फॉर्म्स होते हैं, पीछे से आप डाटा फैच करते हो, डाटा कॉल करते हो, कोई रैकेट्स होता है। तो सिविरिटी वो कहता है स्टैटिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि P1 आपके 5-6 हो जाएंगे। आपने कह दिया एक प्रायोरिटी 1 का बग है, एप्लीकेशन क्रैश है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा भी कोई बहुत ज्यादा प्रायोरिटी 1 का आएगा। वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हो कि यार दोनों की इक्वलेंस इंपॉर्टेंस है। लेकिन जिस तरह मैं बग को डिस्कस कर रहा हूँ कि P1 एप्लीकेशन क्रैश में, तो इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा ना कि कीज चल ही नहीं रही। तो वो कहता है कि ये स्टैटिक फील्ड है, दे आर रीजंस टू मॉडिफाई। बहुत रेयर होता है कि हम P1 चेंज करें या कह दें कि इसको अमेंड करें इफ वी लर्न समथिंग न्यू अबाउट द बग। अगर बग में कुछ चेंज आ जाए, कोई नया आ जाए, तो हम कह सकते हैं P1 का भी P1 आ गया है, कस्टमर ने कह दिया यार वो चीज छोड़ दो, इसको पहले फिक्स कर दो, तो यूजुअली इट विल रिमेन स्टैटिक। जो हमारी स्केड्यूल हुआ है कि हमने इस टाइम ये सॉल्व करना है तो विल डू दैट। प्रायोरिटी आपकी डायनामिक हो सकती है, वो कैसे? to be revised and uploaded as per project progressive and we want to shift focus of our efforts in a specific product area. For example, एक काम चल रहा है और उस्मान और बिलाल मेरे डेवलपर्स हैं, उनकी स्प्रिंट डिफाइन है। जब हम स्प्रिंट को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं स्कोप हमारा फ्रीज हो गया है, इस वीक पे हमने ये काम करना है। और प्रोजेक्ट मैनेजर एरी चोटी का जोड़ लगाता है कि मैं अपनी स्प्रिंट को चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि एजाइल की ब्यूटी यही है कि एजाइल में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यूजली डेवलपमेंट टीम लाइक नहीं करती कि इतने चेंजेस आए। जब आपका एक मोमेंटम बन गया, आपने काम वीक का स्टार्ट कर दिया, तो उस पे रहे। और ये एक एसओपी भी है कि आपको इतना चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंट होती है 1 वीक की 2 वीक की, उसमें क्यों आप बार बार चेंज करोगे। लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने शायद पहले भी कोट किया हो कि व्हेन आई वाज वर्किंग विद एज अ वेंडर विद टेलेनॉर जो इस्लामाबाद, तो उसमें हम एक वेबसाइट की रिवैम्पिंग कर रहे थे। उसमें यह था कि उनका कुछ लॉन्च था 2 दिन के अंदर, और हमने जो स्प्रिंट डिफाइन की हुई थी उसका भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। लेकिन क्योंकि उनका लॉन्च था तो हमें अपनी P1 चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि हमें ऊपर से कस्टमर इज ऑलवेज राइट, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर पेइंग टू अस। और हमने फिर अपना शफल अराउंड किया, हालांकि जो स्प्रिंट हम कर रहे थे उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस थी, एटी हम दे चुके थे कि हमने इस डेट पे करना है। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर उनका लॉन्च जो प्लान हुआ वो अर्जेंसी थी, कि पहले प्लान कुछ और डेट थी लेकिन वो जल्दी करना पड़ा ड्यू टू एनी एक्स फैक्टर। तो जब हमारे पास आया, हमें हमारी मार्केटिंग ने कन्वे किया कि यार ये चीज़ जल्दी करनी है, तो हमें थोड़ा काउंटर तो किया कि यार ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं उनको स्टॉप करें, क्या करें। फिर नया पीस ऑफ कोड आएगा तो हम गारंटी नहीं देते 2 दिन में होगा भी क्या है। लेकिन फिर वही चीज़ होती है कि आपके वीकेंड्स ऑन हो रहे हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो सम हाउ यू हैव टू। तो कहने का मकसद है कि प्रायोरिटी डायनेमिक हो सकती है। आपको लग रहा होगा एक काम आपका बहुत अर्जेंट चल रहा है और आपने देना है वेडनेसडे तक, लेकिन क्या पता मंडे को आपको कॉल आ जाएगी ये काम, इससे ऊपर भी एक काम है वो पहले आ गया है, तो आपको वो स्टॉप करके, डिपेंडिंग कितना अर्जेंट और कितनी उसकी वर्थ है, जिस तरह आप लॉन्च है तो डेफिनेटली उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, तो वो फिर आप कर सकते हो। या दोनों का आप एक्स्ट्रा रिसोर्स लगा के, जिस तरह आप कहते हो रिसोर्स पूल से आप बंदे खींच लो, वो काम भी चलता रहे। और यहाँ से यूजली ऐसा होता नहीं हो कि हर टीम में डेडिकेटेड बंदे आपने पहले दिए भी होते हैं। हाँ, अगर आपका रिसोर्स पूल खाली है या कोई बेंच पे है, बेंच से मुराद है कि कोई बंदा उतने कैपेसिटी का काम नहीं कर रहा, और तो आप उसको शफल अराउंड कर। या थर्ड वे है कि आप, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं लेकिन केसेस हैं, आप कोई बहुत सीनियर रिसोर्स उस पर लगा दो कि वो उसको हैंडल करे और 2-3 जूनियर हैं वो इसको हैंडल करें। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन। लेकिन अगर मैं अपनी स्टोरी को सम अप करूं तो सिविरिटी वर्सेस प्रायोरिटी सिंपली दैट कि बग, जब आप बग की बात करोगे तो बग सिवियर होगा, उसकी सिविरिटी आपकी होगी कि P1 सॉरी क्रिटिकल है, शो स्टॉपर है, ये उसकी टाइप्स होंगी। प्रायोरिटी आप जब बात करोगे तो थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होगा कि उस प्रोजेक्ट में उस मॉड्यूल की क्या प्रायोरिटी है, P1 P2 P3। और जितना बग सिवियर होगा तो उतना ही डेफिनेटली सेंस भी बनता है कि आपने उसको पहले फिक्स करना होगा, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे बग फिक्स करते रहो बाद में वो बड़ा फिक्स करूंगा। दैट मेक सेंस? यस सर। किसी ने कोई Yes, मैसेज sir. भेजा है? कुछ आया हुआ है? उज़ैर नो वॉइस है। सर पहले करता। अच्छा ओके, नो वरीज। अच्छा, अब थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं, जो अलग से एक इंटू में बड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि यार आपने क्यूए के में आ रहे हैं, क्यूए की ट्रेनिंग ले ली है, तो आप क्यों आ रहे हैं और क्या रीज़न है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन रेज होता है कि यार मैनुअल और ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है या क्या होना चाहिए। तो अगेन टाइम इतना स्पेंड नहीं करूँगा कि फायरबग पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पर पढ़ाऊंगा जरूर कि आपको पता हो। अभी तक जो हमने चीज़ें की हैं मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन स्टफ। आप देखो, हमने स्टार्ट किया SDLC से, फिर हमने टेस्ट प्लान देखा, टेस्टिंग टाइप्स देखी, टेस्ट केस देखा, यूज़ केस देखा, रिस्पॉन्सिव देखा, एमुलेटर देखा, सिमुलेटर देखा, फिर उसकी डिफरेंट चीज़ें देखी कैसे वो परफॉर्म करते हैं। सेम विद दैट के W3C देखा। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली बाय द ह्यूमन एफर्ट विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ एनी टूल्स। अब देख हमने कुछ ऐसा वो नहीं किया
किया कि हम कोई अपार्ट फ्रॉम W3C जो कि हमें रिजल्ट देता है कि कुछ हमें आउट ऑफ वेयर प्रोग्रामेटिकली या कोई टूल्स या आप कह लो कि स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना पड़ेगा, बिल्कुल हम अपना माइंड यूज़ कर रहे थे, एक्सेल पे गए, टेस्ट केसेस लिखे, उनको परफॉर्म किया, टेस्टिंग टाइप्स किया, अपनी रिकग्नाइज किया कि टेस्टिंग टाइप क्या होती है, बेस हमने कवर की। बट विद ऑटोमेशन टेस्टिंग टेस्ट केस आर एग्जीक्यूटेड विद अ सिस्टम ऑफ टूल्स। लेकिन जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है, टूल्स पे भी जाना पड़ता है, डेवऑप्स पे भी हम जब टेस्ट केस लिखेंगे तो हम टूल पे लिखेंगे, और किसी सॉफ्टवेयर की हमें असिस्टेंस होती है। काम हम अपने ब्रेन से कर रहे होते हैं, लेकिन एक टूल बीच में, एक मीडियम आता है जो हमें असिस्ट करता है कि आपका पार्शियल काम सपोर्ट में टूल पे चला जाता है ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, टूल पे छोड़ के यार तू मेरा काम कर दे, दैट वॉन्ट बी लाइक दैट। लेकिन डेफिनेटली ब्रेन आपका यूज होगा और आप जो स्क्रिप्टिंग करोगे, जो लॉजिक लगाओगे, लाइन नंबर 4 में अगर बग आया तो लाइन नंबर 4 में बग क्यों आया, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है यार क्या रीजन जो ऐसी हुई है। हालांकि आपका कोडिंग से अभी तक उस तरह डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन यू गाइज हैव टू थिंक यार, क्योंकि ये दिस कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो हमने छोड़ा था, और आज हम उसमें देखेंगे भी जब हम वो कर रहे होंगे फायर बग कि अब HTML CSS की भी पार्ट देखें तो इट्स ऑल्सो अ कोड, तो उसमें हमने चेंजेस करके पेज को चेंज करना है, अमेंड करना है, तो थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया होगा। लेकिन ब्रीफ इंट्रो, मैनुअल इज समथिंग दैट इज परफॉर्म बाय ह्यूमन, ऑटोमेशन दैट विद हेल्प बाय ह्यूमन बट विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स और सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग की कुछ कैटेगरीज हैं जो आपने अगर इंटरव्यू के लिए याद रखनी हो कि टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। टीडियस कहते हैं चीज़ को थका देने वाली। जिस तरह अगर मैं उस्मान और क्या कहते हैं दूसरा कौन है उजैर से पूछूं, बिलाल भाई से, इसलिए नहीं कि बिलाल भाई ने असाइनमेंट को की नहीं है, तो टेस्ट केसेस आप लोग लिखते हो तो आपको लगता होगा जो ये प्री कंडीशन है ये बार बार सेम रिपीट हो रही है, ऐसा ही है ना? यस सर। तो इस तरह बंदा समटाइम समझता है कि यार ये काफी बोरिंग काम है, वही काम रिपीट हो रहा है, ये क्या है? लेकिन एक एसओपी है कि प्री कंडीशन टेस्ट केस का पार्ट है, एक एलिमेंट है, तो हमने चलाना है। तो सेम लाइक दैट कि टेस्ट केसेस आप इसमें टीडीएस का मतलब है कि इंसान कभी थक जाता है यार, एक ही चीज रिपीट हो रही है, कुछ नया मिले। तो टाइम कंज्यूमिंग तो दूर है, जरूर है, आप लोग एग्री भी करोगे। रिग्रेशन जब आप करोगे अगर 450-500 टेस्ट केसेस जिस तरह मैंने बताया था एवरी कैटलॉग में, तो आप थक जाओगे, आप कहोगे मुझे टाइम दो, और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर पूछेगा कि आपने 450 टेस्ट केसेस कितने दिन में चलाना है। वैसे पूछूं थोड़ा सा चेक करने के लिए आपका एस्टिमेशन कितना है टेक्निकली, तो अगर 450 टेस्ट केसेस हो तो कितने दिन आप लोगे बीइंग क्यूएस को चलाने के लिए? मैनुअली बात कर रहा हूँ। अब आपको क्योंकि पता है टेस्ट केस होता क्या, आपने किया भी असाइनमेंट एक किया ना टेस्ट केस का असाइनमेंट, या नहीं किया अभी? सर अभी नहीं किया टेस्ट केस का। चौथा असाइनमेंट आप कौन सा दिया है मैंने अभी? टेस्ट टेस्ट केस। केस के। अच्छा ठीक है, फिर अभी ये क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन वैसे अगर रफ पूछूं तो आपको क्या लगता है 450 टेस्ट केस चलाने में आप कितने दिन लोगे? क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट कमेंट्स आते हैं इस पे, बड़े इंटरेस्टिंग। सर मोर देन 2 वीक्स। अल्लाहु अकबर। I think 4 days. वेरी गुड, शाबाश। बिलाल भाई आप? 1 वीक। हाँ 4 डेज 5 डेज 1 वीक बन जाता है, सैटरडे संडे निकाल के। अगर किसी को इंटरव्यू में बोला नहीं, ये जिसने बोला है कि आप 4 वीक्स, उसने आपको साइड पे करना है फॉरन। क्योंकि इसका नॉर्मल तरीका बताऊं क्या होता है, अगर आपको जिस तरह हम लोग भी यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि डेवलपर जो एफर्ट ले रहा है ना टेस्टिंग में, यूजली हम कहते हैं कि उसका क्वार्टर होता है, मतलब 1/4 होता है। अगर डेवलपर 5-4 दिन ले रहा है तो आपका एक दिन पूरा आपका होगा। लेकिन बिल्कुल उस्मान भाई बड़े क्लोज हैं कि 450 का मतलब है दिन में 8 घंटे आपके पास है और आपके पास डेडिकेटेड एक ही प्रोजेक्ट है। तो यार 100 केसेस भी एक दिन में चलाना बहुत बात है। तो सिंपल है, 100 अगर आप एक दिन में चला रहे हो तो 4 दिन में आपके 400-450, क्योंकि 100 इज अ हेल ऑफ अ काउंट। ये देखने में 100 लगता है, लेकिन जब आप चलाते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि पूरा एक प्रोसेस चल रहा है ना। सिर्फ ये नहीं कि एक्सेल पे लिख के पास पे लिख देना है, आपने पूरा चलाना है, उसको देखना है, फील्ड्स में डाटा डालना है, फिर देखना है रिजल्ट आया क्या है। तो इट्स अ हेल ऑफ अ टाइम। तो अगेन एस्टिमेशन वाइज यू गाइस आर करेक्ट कि यू विल टेक अराउंड 4 to 5 days मिनिमम अगर आपको अच्छा रिजल्ट आना है। लेकिन कभी कभी होता है आपकी जिंदगी आसान करने के लिए वो कहते हैं यार स्मोक टेस्ट चला लो। अब बिलाल भाई कम से कम ये बताएंगे मुझे कि स्मोक टेस्ट क्या होता है, अगर आप ट्रेनिंग को आप सीरियस ले रहे हो तो व्हाट इज स्मोक टेस्ट? मल्टीपल टाइम डिस्कस हुआ है। नो? नहीं सर अभी नहीं आ रहा दिन में। जी जहरा बताओ। सर आपने बताया था स्मोक टेस्टिंग एक बार हम लोग पूरा ओवरव्यू करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसका, और जो मेन हमारे वो होते हैं उनको रिक्वेस्ट हम नहीं था। टेस्ट करते जाते हैं। इससे स्मोक टेस्टिंग में वो आपने बताया था कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना हम वो करते हैं,
वही मतलब मेन जो होते हैं हम उनको हाँ main ये main उसी तरफ आ रहा था, पहले मैं भी इसको वो करने लगा था पिन पॉइंट, लेकिन मैंने देखा पहले पूरा बोले तो उसने बोला सही है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर गया है कि पूरा चलाते हैं। लेकिन उस्मान भाई वाली बात कि आप एक सेट ऑफ डाटा रख लेते हो कि मैंने ये मेन चलाने हैं, वो सेट ऑफ डाटा वो होता है जो आप अज्यूम करते हो कि अगर ये सही चले तो ऑब्वियसली मेरा बाकी डाटा भी सही चलेगा, तो उसको आप कहते हो स्मोक। और वो काउंट में ज़्यादा नहीं होता, 12-14 केसेस होते हैं जो आपके मेन होते हैं। पेमेंट आपने चला लिया, लॉगिन चला लिया, कि जो फंक्शनैलिटी वाइज ज़्यादा होते हैं। फिर आप कह सकते हो कि जल्दी में अगर कोई रिपोर्टिंग मांग रहा है तो आप ये, और ये मजे की बात, आप काउंटर भी कर सकते हो। कोई कह रहा ना, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा मैं 4 दिन लूंगा, लेकिन मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, मैं कहता हूँ उस्मान भाई मुझे 4 नहीं 2 दिन में करके दें, तो उस्मान भाई आगे से काउंटर मुझे कर सकते हैं, फिर मैं सिर्फ स्मोक ही दूंगा। तो फिर मैं, मेरी उस्मान भाई की नेगोशिएशन होगी कि यार ये स्मोक करें या रिग्रेशन करें, तो वो बात की बात है। तो दी यू गाइज, वो कहते हैं ना इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समटाइम यू हैव टू से लर्न टू से नो। हर दफा आप यस सर यस सर यस बॉस नहीं कह सकते। अपनी भी कैपेसिटी देखनी है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप एक इंटर्न रख सकते हो अपने लिए। तो ये चीज़ें साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम आएंगी। ये नहीं कि बंदा आपको काम देके छोड़ दिया है, आप लाइक डंकी वर्क किए जा रहे हो, वो जो कहता जा रहा है। यू हैव टू से नो वे रिक्वायर्ड, कि आपका क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या कैपेसिटी है, और क्या आपको कोई बंदा चाहिए जो आपकी हेल्प करे। या तो बिल्कुल ठीक है, एटीए वाइज 4 दिन आपके 450 टेस्ट केसेस, दैट्स एनफ। और आप 100 दिन में चलाते हो तो दैट वुड बी अ ग्रेट। अगला पॉइंट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मैं कहता हूँ कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मुझे एक नया प्रोजेक्ट करना है और उसमें मेरे 3 बंदे चाहिए, मुझे बिलाल, उस्मान और उजैर। एचआर को कहता है उनको हायरिंग करो, इनकी सैलरी लगाओ 1 लाख। वो कहता है ठीक है। अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है यार, टेस्ट केसेस नीड टू बी एग्जीक्यूट मैनुअली, क्योंकि मैनुअली में टाइम आपको पता है ज़्यादा लग रहा है। 4 दिन ले लिए अपना उस्मान भाई ने, एक और प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर बिलाल भाई हैं, 4 दिन उन्होंने ले लिए, और 4 दिन उजैर साहब ने ले लिए, एक तीसरा मेरा प्रोजेक्ट है। 12 दिन तो मेरे ये निकल गए, तो आधा महीना निकल गया, तो मैंने 3 लाख दे दिए। तो अब ये भी सोचना है यार, अगर मैं ऑटोमेशन का बंदा रखूंगा तो वो शायद 12 दिन के बजाय 8 दिन ले लेगा। कुछ फर्क तो पड़ेगा ना, क्योंकि मशीन काम कर रही है। तो ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता, क्योंकि सैलरीज पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अच्छी कंपनीज को छोड़ के बाकी जगह इतनी उसरा नहीं, मतलब कहते हैं कि बंदा का इतना कोई फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इट्स अ पॉइंट कि मैनुअल ऑटोमेशन के जब आप कंपेयर करते हो तो इट मेक सेंस कि जब आप रिसोर्सेज ज़्यादा लगाओगे मैनुअल के, तो आपका टाइम भी उतना लगेगा। अगला पॉइंट है लेस रिलायबल। इससे मैं इतना इतफाक नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता, कहता है कि मैनुअल टेस्टिंग इज लेस रिलायबल एज टेस्ट मे नॉट बी परफॉर्म विद प्रिसीजन ईच टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। अच्छा, मैं इतफाक क्यों नहीं करता, पॉइंट वैलिड है और है भी सही, लेकिन 50-50 में इतफाक करता हूँ। वो इसलिए कि यार अगर कोई बंदा डेडिकेटेड और अपने ओनरशिप लेके काम कर रहा है, तो बहुत रेयर होगा कि उससे कोई टेस्ट केस मिस होगा। हो सकता है क्योंकि इंसानी फितरत है, इंसान खता का पुतला है, सारी बातें ओके हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट लिखने का मकसद है कि मैनुअल टेस्टिंग कभी भी लेस रिलायबल नहीं है। जिस तरह मैं अभी आप लोगों की एग्जांपल अगर कोट करूं, अगर आपने फूड पांडा लिया है, स्टार्ट किया और आप अच्छी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे हो, तो देयर विल बी अ चांस एंड बट रेयर चांस कि आप कोई मिस करोगे। अगर आपने कह दिया ये लॉगिन का पेज है, मैंने 2 घंटे देने हैं और मैंने अच्छी टेस्टिंग करनी है, तो बहुत कम चांस है कुछ मिस होगा आपसे। अगर आप अच्छा ग्रिप कर गए और आपको पता है कि क्या क्या टेस्ट करना है, क्या क्या मेरे चेक पॉइंट्स है, क्या क्या मेरी चेक लिस्ट है, तो लेस रिलायबल का वर्ड ठीक नहीं है। ये आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी वाइज थोड़ा कभी के चांस हो सकता है कि आपको कोई मिस हो जाए फॉर ह्यूमन एरर। लेकिन लेस रिलायबल वर्ड इज नॉट दैट स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्लाइड स्पेसिफिकली मैंने मैनुअल टेस्टिंग की जो कॉमन मिथ्स हैं उससे उठाई हुई है कि होता क्यों है, क्या है। तो मैं लेस रिलायबल से इत्तेफाक नहीं करूँगा, वर्ड मैं चेंज करके ये कह सकता हूँ कि इट कैन बी लाइक जजमेंटल एरर और ह्यूमन एरर के कुछ आ जाए। लेकिन अगर आपको अपनी जॉब से सिंसियर और अच्छा ओनरशिप काम करे, तो मैनुअल टेस्टिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे जा सकते हो। दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। अनदर पॉइंट, नॉन प्रोग्रामेबल। कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया कि हमने कुछ डाटा फेच किया हो या प्रोग्रामिंग के थ्रू किया हो या कोई सोफिस्टिकेटेड टेस्ट केसेस लिखे हो डाटा को फेच करने के लिए। व्हाट वी आर सीइंग, जो हमें नजर आ रहा था फूड पांडा की साइट पे, हमने उसके टेस्ट केस देखे। सिमिलरली जो हमें सीटीएस की साइट पे नजर आया, हमने उसकी टेस्टिंग टाइप की इग्नाइजेशन की कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जो सामने नजर आ रहा है आप उसकी बेस पे रिपोर्ट बना रहे हो। इधर भी क्लियर लिखा हुआ है कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज टफ इन मैनुअल टेस्टिंग। और ये इंटरव्यू में सवाल इस तरह होगा कि रिग्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस मैनुअल में टफ क्यों होता है, और आई बिलीव मैं जवाब इसका दे चुका हूँ और आप लोग भी इसको बता चुके हो कि 450 टेस्ट केसेस एक टाइम पे चलाना। और रिग्रेशन आपको पता है ना बिलाल भाई, एक सिरे से शुरू करते हो फिर जी एंड तक सर। जाते हो आप, बिल्कुल। तो उसमें ये आपका जी जी। बहुत टफ हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि फिर रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए आप सपोर्ट करते हो और आपको किसी टूल पे जाना पड़ता है। इस तरह सिलीनियम हो गया, वो आपका काम करता है कि सारे टेस्ट केस आपने चलाए, एक बटन क्लिक किया, स्क्रिप्टिंग लिखी और चला दिया। उफ, जी बहुत सर। बोलना पड़ता है यार। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन में क्या होता है, आपकी चीज़ें फास्ट होती हैं,
सिग्निफिकेंटली फास्टर चलती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। जिस तरह सेलेनियम आईडी क्या करता है, आपके टेस्ट केस को रिकॉर्ड करता है, जब आपने स्क्रिप्टिंग कर ली होती है चलाता है और आपको फौरन से लॉक्स की फॉर्म में रिजल्ट देता है, यार ये रिजल्ट आया, ये पास हुआ, ये फेल हुआ है, तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी होती है। लेकिन शुरू में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, माइंड यूज़ करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो एक हद तक आपका काम करता है। जब आपका पास हो जाता है तब तो ओके है कि सेलेनियम कह रहा है हर चीज़ पास है, फिर तो आपने सिर्फ क्लिक और प्ले करना है, रिकॉर्डर रहता है सेलेनियम आईडी। लेकिन जब बग आएगा वहां से एक्चुअल गेम शुरू होगी। बग के साथ आपने क्या करना है, वहां से आपका माइंड, आपका थिंकिंग, आपका ब्रेन पावर, आपकी थिंकिंग कैप शुड बी ऑन के अब क्या करना है। बग आ गया है, लाइन नंबर 5 में आया, तो क्या ऐसा हुआ होगा बग आया होगा, तो वहाँ आपको डेवलपर की सपोर्ट तो चाहिए होगी, लेकिन एक अच्छा क्यूए खुद भी रेक्टिफाई करता है, क्योंकि ऑटोमेशन इज नॉट लाइक कि आप पाँव रख के बैठ जाओ, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। ऑटोमेशन में भी अगर आपका स्क्रीनशॉट आपने लिया, ये बग आया, तो आप डेवलपर ने फिक्स करना होगा, योर लाइफ इज स्टिल इजी। लेकिन आई वांट और यू पर्सनली वांट कि आप इस लेवल तक जाओ कि जो बग आया आप उसकी बग की नेचर को कम से कम समझो कि क्यों आ सकता है। उसके भी कुछ वेज है समझने में, जब हम उस पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेस इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, वही वाली बात कि अगर आप 2 ऑटोमेशन के बंदे रखते हो, 4 मैनुअल के रखते हो, तो सैलरी वाइज तो वो होगा, लेकिन काम आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टेस्ट केस आर एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग ऑफ ऑटोमेशन टूल, सो लेस टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। मोर रिलायबल, अगेन मैं थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ऑटोमेशन टूल है, या जो भी जिस टूल पे आप काम कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल आप कह लो, वो भी किसी डेवलपर ने या किसी आईटी गुरु ने बनाया है, और देयर आर चांसेस कि उसमें भी बग आ सकता है, वो भी क्योंकि देखो इंसान का नहीं पता, तो मशीन में भी कोई बग हो सकता है। आप माइक्रोवेव लेते हो, डिस्पेंसर लेते हो, चूल्हा लेते हो, ओवन लेते हो, कहीं ना कहीं टाइम पे वो खराब हो सकता है। तो नॉट नेसेसरीली कि आप कहो कि मोर रिलायबल, हाँ एफिशिएंसी वाइज आई डू एग्री कि आपकी चीज एफिशिएंट हो जाएगी, 4 दिन का काम आपका 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो चीज भी किसी बंदे ने डेवलप की है, आउट ना हो ऐसा होप सो, लेकिन कभी ऐसा पॉइंट सर्टेन पॉइंट आ सकता है कि वो चीज भी ब्रेक कर जाए। आप सेलेनियम को कमांड दो, अपनी लॉजिक लगाओ, सेलेनियम ना चले, बटन नहीं क्लिक हो रहा, नहीं चल रहा, इट कैन हैपन। तो मोर रिलायबल कहना सही नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हो एफिशिएंसी वाइज इट कैन बी गुड, और ऑटोमेशन टेस्ट परफॉर्म प्रिसाइसली सम ऑपरेशन एज दे रन। जब आप चलाते हो तो जिस तरह रिग्रेशन में 450 में 4 दिन लग रहे हैं, तो यू माइट भी ऑटोमेशन में आपको 2 दिन लग जाए, क्योंकि आपका काम टूल कर रहा है। ठीक हो गया जी सही है। सेलेनियम ये खरीदना पड़ता है या नहीं ब्रदर, जो आपको वर्जन दूंगा सीनियम आईडी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद कुछ टूल्स हमने डाउनलोड, हमारे कोर्स में अभी तक कुछ ऐसा नहीं जो हमें खरीदना पड़े। हाँ कुछ चीज़ें लाइसेंस होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है उसका भी क्रैक मैंने ढूंढा हुआ है, तो आपको कम से कम इतना हो जाएगा कि काम चल जाएगा। बिल्कुल कुछ फीचर्स ऐसे नहीं होंगे हमें सारे मिले, वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। जिस तरह कंपनी में जिस तरह एडीओ है, डेवऑप्स, उसका कंप्लीट वर्जन के लिए पूरी लाइसेंसिंग है, इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव टूल। हमने भी अभी दोबारा परचेज करवाया है, पहले सब्सक्रिप्शन वर्जन था, लेकिन अब यूजर ज़्यादा हुए हैं, बाहर के कस्टमर्स आ रहे हैं, तो हम पूरा उसको ले गए हैं उस पर। तो अभी इसी वीक में लास्ट जो गुजरा है हमने लाइसेंसिंग ली है। लेकिन कम से कम इतना होगा कि बीइंग ए क्यूए आपको इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं करनी पड़ेगी, इट्स ऑल ओपन सोर्स। तो सेलेनियम भी आप डाउनलोड करोगे और अपना ऑटोमेशन यूज करोगे। जब हम वेब ड्राइवर पे जाएंगे, दैट्स अ कोड प्रोग्रामिंग, तो उसमें सिर्फ आप जावा में जो चीज़ आईडी से एक्सपोर्ट करोगे, उसमें भी आपको प्रोग्रामिंग खुद इतनी नहीं करनी पड़ेगी जो एक्सपोर्टेड। आपको ना इस कोर्स में स्पेसिफिकली स्क्रिप्टिंग पे जोर देना है। स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग में फर्क आपको पता लगेगा जब मैं इस पे आऊंगा सेलेनियम पे। स्क्रिप्टिंग इज बिट इजी स्टफ, कि आपने लॉजिक बनानी आपको आती है, कि मैं कह रहा हूँ कि 2 का टेबल प्रिंट करा के दिखाएं प्रोग्रामेटिकली, तो आपको लॉजिक बनानी आती है कि 2 के टेबल प्रिंट कैसे कराना है। एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल। तो इस तरह की आपकी स्क्रिप्टिंग अगर पक्की होगी तो लॉजिक आपकी खुद बनेगी, प्रोग्रामिंग फिर आपको ना भी आए तो कम से कम आप ऑटोमेशन आईडी के थ्रू कर सकते हो। और आईडी का फायदा ये है कि आईडी का जो कोड एक्सपोर्ट होता है ना, वो बना बनाया आप किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हो। आपको खुद से कोई क्लासेस डिफाइन नहीं करनी पड़ती, लिखना नहीं पड़ता। खैर बहुत मैं आगे जा रहा हूँ, अभी बहुत उसमें टाइम पड़ा है, 11वां 12वां लेक्चर है अभी, उससे पहले फोकस करते हैं कि इसी जिस पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, लास्ट सही। बात थी, टेस्ट कैन बी परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड टेस्ट टू ब्रिंग आउट हिडन इन्फॉर्मेशन। जो मैं हिडन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ये वही चीज़ है कि आपने थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग पे जोर देना होगा, कि वो भी तब देना होगा जब आपके बग्स आएंगे। तो आपने थोड़ा सोचना है यार कि अगर लाइन नंबर 3 में बग है, तो इट मीन्स कि लाइन नंबर 2 और 1 में कोई मस्ती हुई है, तो कोई इशू हुआ है, तो यहाँ पे कोई स्टॉप हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है। उसके भी तरीके हैं, इसमें आपने परेशानी होना कि अगर आपको बग नहीं मिल रहा, एक एम्पल टाइम देते हैं हम क्यूए को, तब तक आप देखो, अगर नहीं मिलता तो फिर हम डेवलपर से भी ले सकते हैं कि तुम्हारा कोड है, तुम बताओ क्या है। अगेन इट्स सेपरेट डिबेट, जो हम जब जाएंगे तब देखेंगे। ये तो था बेसिक सा डिफरेंस जो हमने देखा मैनुअल ऑटोमेशन में। अब आते हैं सीएमएम पे। किसी को पहले आइडिया है सीएमएम क्या होता है? नो सर। कोई तुक्का शुक्का? उजैर, उस्मान भाई? नो सर, मुझे भी नहीं पता नो सीएम। सर। अच्छा यार, ये ना थोड़ा सा
ऑफ टॉपिक शायद आपको लगे, लेकिन ये ना, क्योंकि मुझसे एक दो दफ़ा पूछा गया था कि आप जिस कंपनी से आए हो उसका सीएमएम मॉडल क्या है, तो आई वाज आल्सो बिट कंफ्यूज, यार ये क्या पूछ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा था टू बी ऑनेस्ट, तो दैट वाज टर्म, और इसलिए मैंने कहा है आपको कि जो चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लगती है तो मैं यहाँ डालता जरूर कि आपका फ़ायदा लाजमी हो, चाहे पूछे ना पूछें, लेकिन नॉलेज वाइज लाजमी को पता होना चाहिए। तो सीएमएम बेसिकली है क्या, जल्दी गो थ्रू करूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज वाइज कम से कम पता हो। इसको कहते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, कि एक कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो या आप किस जगह इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो कितनी मेच्योर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस और इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग टास्क। इसमें ये नहीं कि ये कोई आप वर्ड की तरह डॉक्यूमेंट बना दो, कहोगे कि हम चेक करेंगे, इसके पूरे ऑडिट्स होते हैं कि जब आपने इसके लेवल्स होते हैं बेसिकली, लेवल 1 से लेवल 5, कि एक कंपनी लेवल 1 पे, एक कंपनी लेवल 2 पे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो बेसिकली होता क्या है, मुझसे पूछा तो मुझे नहीं आइडिया था कि मेरी कंपनी किस लेवल की, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस था, पता नहीं वो लेवल 1 पे भी था उस टाइम के नहीं, लेकिन जो उसके बाद जो कंपनीज गई तो मैंने एचआर से ही पूछा, कुछ एचआर को पता होती है ये बात। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स इंटरव्यू के एंड पे ना वो पूछते हैं बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन कैंडिडेट से कि यार एनी क्वेश्चन, तो हम बड़े शाय होते हैं रिलेटेंट, यार नो क्वेश्चन, हंस के बात खत्म कर देते, लेकिन इट्स अ वेरी बैड अप्रोच। कोई एचआर अगर आपसे पूछे ना एनी क्वेश्चन, तो यू शुड कम अप विद सम आइडियाज, अपना होमवर्क करके जाओ, उनकी साइट देख के जाओ, उनका पोर्टफोलियो देख के जाओ, पूछो कि सर आपका वेब डेवलपमेंट में काम ज्यादा हो रहा है, किस में हो रहा है, साथ आप फिर एंड में ये भी पूछ सकते हो आपका सीएमएम लेवल क्या है। अगर उसको पता हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी एचआर को भी चीज़ें उस तरह आइडिया नहीं होती कि वाकई हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टर्म्स ऐसी हैं नहीं यूज होती। तो होता क्या है, फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस, आगे इसकी डेफिनेशन आ रही है, फिर बताता हूँ ये है क्या। जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रोसेस मॉडल है, डिस्क्राइब्स एन एवोल्यूशनरी इंप्रूवमेंट पाथ फॉर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन एड हॉक इमेच्योर प्रोसेस टू मैच्योर, कि एक कैसे एक छोटा सा सेटअप, जिस तरह दो तीन एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने सेटअप स्टार्ट किया, कैसे आप एक एड हॉक एनवायरनमेंट से इमेच्योर प्रोसेस से एफर्ट करके मेच्योर पे जाते हो, मेच्योर से फिर उसको डिसिप्लिन बनाते हो, फिर एक टाइम आता है कि आपकी कंपनी का नाम आता है। कोई भी कंपनी बिल्ट इन स्टार्ट नहीं होती कि बहुत अच्छी कंपनी है, स्टार्ट हो गई है, अर्निंग स्टार्ट हो गई है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप लेटर चलते हो, छोटा सा सेटअप होता है, और रियल टाइम भी देख लो, कोई भी इंसान फॉरन से खड़ा नहीं होता, अपने पीछे बड़ी एक मेहनत होती है, पूरी स्टोरी होती है, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ आप आए, फिर आपने गोल सेट किया, फिर आप आए गए, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग। तो दिस इज सेम लाइक दैट, कि जब आप सीएमएम की बात करते हो तो एक कंपनी को मेच्योर होने में यू हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स, कि मैं इस स्टेप पे जाऊंगा, फिर आगे मूव करूंगा, फिर आगे मूव करूंगा, और एक टाइम आता है कि आपकी कंपनी मशहूर भी होती है, लोग जानते हैं, आपसे काम करवाते हैं, और इस तरह वो चलती है। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू गेन कंट्रोल, तो ये बेसिकली मॉडल आपको बताता है कैसे मेच्योरिटी पे आपने कंट्रोल लाना है प्रोसेस पे, और कैसे मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर को, रिवॉल्व करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह कोई नई चीज मार्केट में आ रही है तो आपने कैसे उसको सेल करना है, और कैसे मैनेजमेंट को एक्सेलेंस पे लेके आना है। ये नहीं कि आप एक चीज के पीछे पड़ जाओ, जिस तरह वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट फर्म्स होती हैं, इसमें पुराने पुराने कोई बाबे टाइप बंदे बैठे होते हैं, तो वो उनको कोई चीज़ आप नहीं कहो ना, तो वो बड़ा हेजिटेट करते हैं, यार हमने नहीं करना, हम उसके आदी हुए हुए हैं। तो उस चीज़ से निकलना है, आपने एवोल्यूशनरी करनी है, कि जो चीज़ मार्केट में नई है, टैकी है, ट्रेंड चल रहा है, आप उसको ऑप्ट करो। जिस तरह मैं एक दो दफ़ा नादरा में गया, अब तो बहुत इंप्रूवमेंट है, तो मैंने देखा बड़ा फाइल सिस्टम है, वही आप पेपर पे चेक कर रहे हो, टिक कर रहे हो। अब तो खैर माशाल्लाह पूरे डाटाबेसेस हैं और हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीज़ सही चल रही है। लेकिन पहले ये होता था कि आपका कोई चीज़ सिस्टमेटिक नहीं थी, और वो चीज़ उसको ऑप्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि बंदे जो वहाँ बैठाए हुए थे वो यूज टू हो गए थे इतनी चीज़ के। अब इस तरह कुछ डेवलपर्स हमारे, जिस तरह डॉट नेट अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमने उसी पे काम करना है। तो दीज थिंग्स विद द पैच टाइम आपको इंप्रूव करना है। अब ये है क्या, बातें निकलती रहेंगी। लेवल है, इस साइड पे हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। ये इसके 5 लेवल हैं, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 5। इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज, ऑप्टिमाइज, और ये सीक्वेंस वाइज ही है, लाइक इनिशियल इज लेवल 1, रिपीटेबल लेवल 2, एंड सो ऑन अप टू लेवल 5। अच्छा, अब है क्या, थोड़ा प्रोसेस बता दूं, और किसी को आपने देखना हो, मतलब ये आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन कम से कम आपको थोड़ा सा नॉलेज का आ जाए कि है क्या, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ। इनिशियल क्या है, कि दो तीन बंदे हैं, उन्होंने सेटअप अपना स्टार्ट किया है, वेरी बेसिक पहला लेवल है, और इसमें आप इनके पूरे ऑडिट्स पढ़ सकते हो कि लेवल 1 पे भी आने के लिए आपको क्या क्या पास करना पड़ता है, कि आपका काम पेपर फ्री हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ना, मैंने रट्टा मारा हुआ कि लेवल 1 में क्या टू, वो आप देख सकते हो, आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनिशियल में होता क्या है। इनिशियल में ये होता है कि आपका सेटअप बिल्कुल स्टार्ट होता है, जिस तरह हम चारों हैं, हम चारों एज अ फ्रेंड एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं यार पहले हम 10-12 लैपटॉप खरीदते हैं, 10-12 हार्डवेयर का सामान खरीदते हैं, कुर्सियाँ वगैरह खरीदते हैं, और बंदों को हायर करके अपना काम शुरू करते हैं। कोई पीएचपी के बंदे हायर करते हैं, कोई डॉट नेट करते हैं। ये हमारा इनिशियल लेवल है, कि हम बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि 6 महीने बाद हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा लॉस होगा, बट वी आर टेकिंग स्टेप और रिस्क कि आगे क्या होता है। ये हमारा इनिशियल है, उसकी जो प्रोसेस हैं यू कैन डी, लेकिन लेवल 1 है कि हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, जैसा एंटरप्रेन्योर एक होता है, आप स्टार्टिंग लेते हो। रिपीटेबल क्या है, कि 6 महीने बाद, साल बाद, मैंने देखा बिलाल भाई ने, उस्मान ने, उजैर ने, हम ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, कि हम जो
हमारा रेवेन्यू था, हम प्रॉफिट में गए और हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है अच्छी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल में चीज़ें होंगी उसको हम रिपीट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव मैनर। अगर हमारे 12 बंदे थे, अब 12 बंदों को हम 24 बंदों को हायर कर लेंगे, 12 और ऐड कर देंगे। अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स कम थे तो हम ज़्यादा लैपटॉप ऑर्डर कर देंगे, यार हमारी ग्रोथ हो रही, कंपनी हमारी बढ़ रही है। दिस इज हाउ नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखो तो आपकी कंपनी जैसी ग्रो करती है। लेवल 1 के बाद आप लेवल 2 पे आए, उस चीज़ को आपने रिपीट किया, जो इनिशियल पे आपने मिस्टेक की थी आपने उसको कवर अप करना है, ओवरकम करना है कि अब मैं ये मिस्टेक्स नहीं करूंगा, ये चीज़ें होंगी। आप लेवल 2 पे आ गए। लेवल 3 क्या है कि हर चीज़ को आप डिफाइन करो कि ये चीज़ अब डिफाइंड है। कि कोई भी आपसे पूछता है ऑडिट के लिए चीज़ है कि हाँ ये चीज़ तुमने कहाँ लिखी हुई है, तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट पे चीज़ सबूत हो कि मैंने लिखा हुआ है कि मैंने एनुअल बोनस कम से कम 15% देना है। तो कोई पूछे उसका इंक्रीमेंट का टाइम आया, सर मुझे 12 मिला, तो आपने जब मुझे हायरिंग लेटर दिया था उस पर लिखा था कि हमारे ये एसओपीज है, तो उसमें तो 15 था। तो आप दिखा सको ये चीज़ डिफाइंड है। कोई हायरिंग एंड फायरिंग के रूल्स है, कोई बहुत ओवर आउट ऑफ लाइक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा जा रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा बोनस दे सकते हो। ये चीज़ें कहीं लिस्टेड हों, कोई बहुत ज़्यादा बिलो पार जा रहा है या कंपनी में कोई मिसबिहेव कर लेता है तो आपके फायरिंग के डिसीजन हो, तो वो डिफाइंड लिखा हुआ कि हमारी कंपनी के प्रोटोकॉल्स क्या है, वो चीज़ डिफाइंड हो। लेवल 4 क्या है कि आपने उस डिफाइंड चीज़ को इंप्लीमेंट भी करना है। सिर्फ हवाई बातें नहीं है कि मैंने उजैर को 25% इंक्रीमेंट देना है तो मैं कहूँ उजैर 25% देना है, और जब इंक्रीमेंट का टाइम है मैं उजैर ये 5% पकड़ो यार, टाटा बाय बाय। तो उजैर मुझे काउंटर कर सकता है, ये चीज़ डिफाइंड है, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम इसको हाँ अनटिल अनलेस से कंपनी की पॉलिसी को चेंज ना हो जाए बोल। तो मैनेज का मतलब है कि आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है, कि ऐसा नहीं कि आप लिख के बैठ जाओ कहो हमारे पास सब सबूत है लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, सब चीज़ हरवाई हो रही है, लिखी हुई है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आई वो वही चीज़ है कि टेस्ट के डिज़ाइन हुए हैं, टेस्ट केस को एग्जीक्यूशन नहीं करना, चलाना नहीं है। तो मैनेज इज समथिंग कि आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करके चला भी रहे हो। ऑप्टिमाइजेशन लास्ट है, ये नेक्स्ट लेवल है। लेवल 5 पे पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम कंपनीज होती हैं, लेकिन लेवल 5 वो होती है, वैसे आपसे पूछता हूँ क्या होती है ताकि मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाए बोल बोल के। क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन में, क्या होता होगा, आपका जहन क्या जाता है बाकी चार को देखते हुए? पिन ड्रॉप साइलेंस, तुक्का मारा करें यार, कौन सा नंबर मिलने हैं? सर इसमें सर ये चारों चीजें मैनेज हो। समहाउ अगर जनरल बात करूं तो ठीक है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे। अब हम ऑप्टिमाइजेशन में जा रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन यूजुअली क्या होती है, क्या हम करेंगे इस टाइम पे, कंपनी क्या बिलीव करेगी, उसने सब कुछ अचीव किया हुआ है, डिफाइन भी है, मैनेज भी हो रही है, तरीके चल रही हैं, अब वो चाहती है मैं लेवल 5 भी अचीव करूं, उसका आपके जहन में क्या होता है? थोड़ा सा ब्रॉड करें ना थिंकिंग, क्या होता होगा? गवर्नमेंट अप्रूव्ड। नॉट रियली, एक तरह से पॉइंट बन सकता है वैसे, लेकिन जो मेरा कंटेक्स्ट है उसके लिहाज से नहीं है। नो नो सर। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन में ये होगा कि आप जिस करंट मार्केट में काम कर रहे हो ना, और अगर आप देखते हो कोई नया टूल या टेक्नोलॉजी आया है, तो वही वाली बात जो मैं थोड़ी देर रिलेट कर रहा था कि आप वो लकीर के फकीर ना हो जाए कि हमने इसी पे काम करना है। यू शुड ऑप्ट फॉर अ न्यू वन, कि आपकी कंपनी पहली कंपनी हो कि हम ये यूज़ करके देखते हैं। हमारा नाम है कि ये कंपनी लारावेल पे भी काम करती है, पीएचपी पे भी करती है, डॉटनेट पे भी करती है, जैमरीन में भी करती है, वट एवर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मार्केट में करंट और लेटेस्ट है। तो आप सबसे पहले उसको ऑप्ट करो, जंप इन करो, डाइव इन करो, उसमें स्विम करो कि यार ये हमने रख लेना है, उसके बाद इसके बंदे हमने हायर करने कि हमने इस टेक्नोलॉजी में ग्रिप है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब एक स्टेज पे आके अपने रुकना नहीं है, आपने कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन इंप्रूविंग योर। जिस तरह आप लोगों के लिए मैं कहूँ कि आप लोगों ने ट्रेनिंग ले ली, माशाल्लाह सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया, जॉब भी लगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ISTQB की तरफ जाना है, जो मैं लेक्चर नंबर 14-15 में लास्ट में बताऊंगा कि क्या वो पैटर्न है। बड़ी उसकी इतनी ज़्यादा फीस ज़्यादा नहीं है। आई वुड रिकमेंड यू गाइस, चॉइस इज योर्स, लेकिन मैं एक ठप्पा अगर आपको लग गया ना ISTQB का, तो दैट वुड बी ग्रेट। तो आपकी ये क्या लर्निंग रुकेगी नहीं। फिर मैं आपको QA की कुछ और सर्टिफिकेशन जो ऑनलाइन फ्री होती हैं वो भी बताता रहूँगा, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैं काफ़ी करता हूँ, कोरोना के देश में मैंने बहुत की हैं। तो IT की भी आती रहती हैं, और सॉरी QA की भी आती रहती हैं। तो आपने अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है, एवरी डे इज अ न्यू डे। आज आपने ये सीखा, फिर आपने ये सीखा, इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसेस। ये नहीं कि ट्रेनिंग के बाद हम भी हर फन मौला हो गए, हमें सब कुछ आ गया, हमें प्रोजेक्ट पकड़ा हो हम कर लेंगे। एवरी डे इज अ न्यू डे, आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी दूसरे बंदे से, फिर दूसरे डिफरेंट साइट्स पे जाओगे। तो ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग लेवल 5, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है कि जो भी चीज़ नई आ रही है वो आपने ऑप्ट करनी है, और वो रिसोर्सेज हायर करने हैं, और बताना है कि हमारी कंपनी में ये काम भी हो रहा है। गेटिंग पॉइंट? जी सर। अच्छा, जी 2 सर। मिनट की ब्रेक ले लें फायरबग से पहले, मैं थोड़ी सांस ले लूँ और पानी शानी पी लूँ। 7:50 पे स्टार्ट करते हैं दोबारा, 46 हो रहे हैं। ठीक है सर। चलो, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल है हाल है आपके? आपके? तबीयत ठीक नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस यार अभी चल रही है। क्या हो, फ्लू हुआ? बस आपको पता है कराची का मौसम एक बार एकदम चेंज होता है तो हाँ। बस वही फ्लू, मेडिसिन चल रही है अभी। अच्छा अच्छा। और बिलाल भाई आप कहाँ से हैं? गला खराब है। जी जी, गला भी खराब है और वो नज़ला वगैरह सर में ना जम गया। क्या ले रहे हैं? मैं अगमेंटन ले रहा हूँ और स्टीम ओ तो और इंजिक्लोर के गरारे। अच्छा, फौरन से ही शुरू कर देते हैं। बिलाल भाई क्या करें? ये एंटीबायोटिक फौरन से तो नहीं शुरू करनी चाहिए। यहाँ पे तो डॉक्टर दस्ती एंटीबायोटिक लिखते हैं। दस्ती देते हैं ना। वो ये तो मसला है, हमारे डॉक्टरों को आदत पड़ी हुई है। वरना मेरा कजन है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। वो जी कहता है जी। कि हमारे डॉक्टर इतना रोकते हैं ना एंटीबायोटिक देने से, जिसके हद नहीं। आम मेडिसिन है वो, उससे आप करें, अपनी इम्यूनिटी जो है वो उसको रिस्टोर रखना चाहिए हमें। तो ये यहाँ पे तो टोटके बस कुछ वो होते बोलते हैं, हैं वो आ जाए करें बस। तो वो नमक के पानी के थोड़े से नीम गर्म पानी के गरारे करने चाहिए। जी वो भी इन्होंने निशानदार टाइप आजकल चीज वही की लिख भी के चाहिए। दिए हुए, माउथ वॉश के गरारे करें आप। माउथ वॉश वो फिर वही मेडिसिन की तरह की चीज ही होती है, अवॉइड ही करना चाहिए। जब नमक के पानी के गरारे कर सकते हैं हम लोग तो। बहरहाल, अभी मुझे सिविरिटी का नहीं पता आपकी कितनी है, तो हो सकता है ज्यादा हो। नॉर्मल है बिलाल भाई, इतना ही गुड नहीं वन बिलाल भाई। नॉर्मल है आई तो लाइक आई नहीं लाइक द शुरू वर्ड करनी चाहिए। सिविरिटी। है। ये नहीं है, P1 है यार, ऑगमेंटन अच्छा किया शुरू कर दिया, हमारे डॉक्टर्स का यही होता है, फौरन से कराओ। अच्छी बात है बता रहे बिलाल भाई कि हमें पहले से खुद देख जो होता है ना घर वाला वो मेडिकल, वो पहले स्टार्ट देना चाहिए। ये नमक हो गया, स्टीम हो गई, लेकिन उजैर का वाकई लग रहा है ज्यादा इसमें तो हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह ये कह रहे हैं ना जम गई है, मैं सुन रहा था बीच में, तो इसमें सर दर्द काफी होता है मेरे ख्याल सर से तो शायद। बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। यार फिर कह सकते थे हम कैंसिल कर देते, या कोई इशू नहीं नो था नो सर, इसमें तो। पिछला वीक भी वो हो गया था इसलिए मैंने बोला नहीं। नहीं यार, इस तरह का हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, कोई मसला नहीं होता। कल भी आप कह रहे थे कि मुझे इंटेंसिटी का नहीं पता था, अभी उन्होंने सेवरिटी कहा तो मुझे याद है ये वाकई ज्यादा है। अच्छा खैर, चलो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके दोबारा यार। और असल में दिन में जब दो बैच वाला हो ना तो मैं खुद भी थक जाता हूँ। डेज भी वीकेंड है, बाकी मुझे भी टाइम नहीं मिलता सैटरडे संडे के अलावा। तो बस ये सर वो आपका कनाडा। करंट जॉब कहाँ पे है? सर मैं काम करता हूँ सिस्टम्स लिमिटेड में। अच्छा, सिस्टम्स में। तो मैं फ्राइडे तक तो ऑफिस ऑक्यूपाइड होता हूँ, सैटरडे संडे। तो इधर आपका कहाँ पे है ऑफिस? सर हमारे दो ऑफिस हैं, वन इज़ इन G11 और अदर वन इज़ इन सॉर्ट ऑफ अमेजोन प्लाजा, अगर आपने देखा हो पिंडी में तो उस साइड पे। तो मैं वैसे इस्लामाबाद वाला करीब पड़ता है, वहाँ जाता हूँ। अच्छा, आपकी रिहाइश जो है वो किधर है? वो है एक मेरी वाह कैंट। वाह, वहाँ पे है। तो ट्रैवल नहीं करना पड़ता ज़्यादा आपको? ट्रैवल इट विल बी लाइक अराउंड 1 घंटा 10 मिनट आप कह लो गाड़ी में, और कभी इत्तेफाक से अगर लोकल जाना पड़ जाए तो दैट विल बी अराउंड 1.5 आवर्स। मतलब मेरी तो इतना नॉर्मल है कि क्योंकि अब 15-16 साल हो गए हैं सिंस यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि मेरी इस्लामाबाद थी, फास्ट इस्लामाबाद, तो वहाँ से जाना हम्म। तो आदि हुए हैं, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी को आप वैसे इंटरव्यू में बताओ ना स्टार्ट में कि मैं वहाँ कैंट से हूँ, तो वो वहाँ से आप आते हैं, कैसे आएंगे, अगर हमने रख लिया क्या होगा। तो आई वाज सरप्राइज, यार ये क्या हो गया उनको, वहाँ कैंट कोई दूसरे किसी गोले पे तो नहीं है। तो खैर एनी हाउ, वहाँ कैंट इतना दूर नहीं है। आप लोग आए सर भी हो असल में वैसे? वो हेक्टिक हो जाता है ना, हाँ हेक्टिक है, मैं आपको डेली की ऑनेस्टली ट्रैवल बताऊं, हेक्टिक हो काम जाता काम आपको इतना तंग नहीं करता जितना ये ट्रैवलिंग है। करती है, जी ये जी बहुत सही बिल्कुल। बात है। 1.5 घंटा बैठना और मैं अगर तो बिल्कुल 2013 से मैंने गाड़ी चलाना बंद कर दिया ऑफिस सही के किया लिए। यार, वो बिल्कुल सही किया है, वो बाइक चीज़ पे। फायदे। हाँ बाइक में भी रास्ता निकल आता है। जी बिल्कुल। अच्छा। चलो आते हैं लेक्चर की तरफ, दैट इज यूज ऑफ फायरबग। अब फायरबग का किसी को पहले पता है? किसी बैच में किसी ने कहा था हमें पहले पता है, मैं मिक्स दोनों बैच साथ साथ चल रहे हैं, लिटिल नहीं याद आता मेरे ख्याल से वो वाला बैच था, लेकिन कंफर्म कर लूँ। नहीं सर। बाकी दोनों से भी पूछ लूँ ना, क्या होता है उस्मान नो भाई नो नो छलांगे नो मार सर। सर। रहे हैं, 5-6 नहीं प्रोजेक्ट सर। पकड़ चुके हैं फ्रीलांसिंग के। नहीं सर। अच्छा
अच्छा, फायरबग बेसिकली इसका नाम अब बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो गया, ऑब्सोलीट तो नहीं कहूँगा, इट्स नोन एज फायरबग डेवलपर एडिशन। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि साथ साथ ये डाउनलोड पे लगा दें। ये मेरा माउस जो आपको नजर आ रहा है ना, ब्लू सा फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन, ये यहाँ मेरा माउस है, इफ यू कैन सी। जी सर। ठीक है, ये आप डाउनलोड पे लगा दें, गूगल पे लिखें डाउनलोड फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर बताता हूँ उस पर करना क्या है हमने। ये मतलब फायरबग का ऑल्टरनेट ही दिया है, वही चीज़ है लेकिन बस कलर चेंज हो गया। उन्होंने पहले जो फॉक्स थी वो ऑरेंज और येलो कलर की थी, उस फॉक्स को ब्लू कर दिया। वैसे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैं पूछ लेता लेकिन खुद बता दूं, फायरफॉक्स ये फॉक्स से ही निकला है। इसके अगर आप आइकन को देखें ना, उस पर फॉक्स बनी हुई है और साथ फायर निकल रही है, जो इसका ओरिजिनल आइकन है ऑरेंज और ब्लू येलो वाला। ये कुछ को पता होता है लेकिन वैसे ही सॉर्ट ऑफ जनरल नॉलेज है, मैंने कहा शेयर कर दूं। पता था इस चीज़ का? सर कुछ अंदाजा तो हो रहा था, लेकिन अभी मेरे पास ये है नहीं, तो ये क्या सिर्फ उसी में चलेगा? नहीं नहीं, आप डाउनलोड कर लो ना, ये और तो मैं करवा रहा हूँ। हमने इस टूल पे काम करना है ना, कल जब भी इसकी नहीं, असाइनमेंट आई तो आपने ये सिर्फ फायरफॉक्स पे ही चलेगा? ये वैसे फायरफॉक्स डेवलपर एडिशन टूल ये डाउनलोड यही करोगे आप, ये मतलब अलग से एक ब्राउजर खुल जाएगा समझो। ये टूल उस तरह नहीं, ये एक सॉर्ट ऑफ ब्राउजर है अलग से जो कि अच्छा फायरफॉक्स अच्छा। डेवलपर को हेल्प करता है सर यूनिट ये टेस्टिंग के लिए। फायरफॉक्स ब्राउजर डेवलपर एडिशन यही है? जी ये जी वाला जी, है, फिलहाल ब्लू में कलर ये का उससे होगा। भी हो जाएगा, क्रोम से भी हो जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड तो तो कहीं से मुझे भी हो जाएगा, इट्स ऑल्सो ब्राउजर फायरफॉक्स लेकिन। पे ले गया है। अच्छा। अच्छा, जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं ये है क्या। ब्लू कलर वाला है ना? हाँ, ब्लू कलर वाला करना है। उसकी खा रीजन नहीं, 19-20 का फर्क होता है। ब्लू का फायदा ये कि इसने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा दी हुई जो डेवलपर को हेल्प करती हैं, लेकिन ये कि आप एचटीएमएल सीएसएस क्रोम के थ्रू भी कर सकते हो, पुराने वाले के भी कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड कहीं से भी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्ड है कि जब हम बात करते हैं डेवलपर एडिशन की तो फिर हम ब्लू वाला यूज करेंगे जो नॉर्मल प्रैक्टिस दी हुई आईटी के लोगों ने। फायरबग है क्या? अ फ्री वेब डेवलपमेंट टूल अवेलेबल एज एन एक्सटेंशन इन क्रोम। पहले ये क्रोम पे नहीं था, आज से 3-4 साल पहले अब क्रोम पे भी आ गया है। सेम विद सेलेनियम आईडी, वो भी नहीं था, वो भी फायरफॉक्स के साथ कंपेटेबल थे। और फायरफॉक्स ब्राउजर ये करता क्या है, इसका पर्पस क्या है? इट अलाउज यू टू सी द एचटीएमएल एंड सीएसएस व्हाइल व्यूइंग एनी वेबसाइट। ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे अपनी एचटीएमएल और सीएसएस को चेक करते हो, और ना सिर्फ चेक करते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। कहने का मतलब है जो आपकी GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, उसके पूरे फ्रंट पेज को आप चेंज कर सकते हो, पूरे फ्रंट पेज को आप बिगाड़ सकते हो। जिस तरह आई रिमेंबर कि जो मैं असाइनमेंट देता हूँ स्टूडेंट्स को, दैट सॉर्ट ऑफ अ पाकिस्तानी फेसबुक, कि आपने एक पेज डिजाइन करना है जिसमें आपने जो ओरिजिनल फेसबुक का कलर ब्लू है वो सारा चेंज करके उसको पाकिस्तानी फेसबुक बनाना है। तो आप प्ले अराउंड करते हो, एचटीएमएल में जाते हो, सीएसएस में जाते हो, कलर चेंज करते हो, इमेज में जाते हो, तो उसको वैसा बनाते हो। तो दैट इज द मेन गोल कि ये करता क्या है और उसका पर्पस क्या है। एक तो ये पर्पस है कि आपको याद होगा जब हम बाल्सामिक कर रहे थे, किसको याद है कि बाल्सामिक पे हम क्या करते थे? सर बालसामिक के सैंपल सर डिजाइन बनाते थे हम, बाल्सामिक उसको पे ड्रैग एंड प्रोटोटाइप। ड्रॉप करते थे हम लोग। हाँ, कभी भी ना इम्पैक्ट वाला वर्ड यूज नहीं करना। एक ने कहा कि सैंपल डिजाइन, एक ने कहा ड्रैग डाउन। ये प्रोटोटाइपिंग बनाते थे, वायर फ्रेम बनाते थे, ये टेक्निकल आईटी वर्ड्स हैं यार। अब आप कम तो से कम मैंने इस बताया, मैंने मैं प्रोटोटाइपिंग कहा मुझे है। नहीं सुना। अच्छा, आपने कहा है, हाँ, फिर ठीक है। मैंने पहले तो बाल सैंपल कहा फिर उसके बाद प्रोटोटाइपिंग क्या है। बेहतरीन, ये लफ्ज़ आपने लाजमी यूज़ करना है। ये कहा ना लास्ट टाइम भी किसी बैच में उसने भी ये यूज़ किया कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते। ये लेमन टर्म है, जब आप इंटरव्यू में अपीयर हो ना, मेरे साथ कोई इशू नहीं है, वी जस्ट लाइक फ्रेंड्स और टीचर, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में ये नहीं कहना उससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यूज़ अ मीनिंगफुल वर्ड कि यार इससे प्रोटाइपिंग में, वायरफ्रेम में, स्ट्रक्चर्स में, क्या बोलते हैं, ढांचे में, इस तरह की कोई भी चीज़ आप जो उसको सेंस बने। अच्छा खैर, एनी हाउ, बाल्सामिक पे तो आप एक वो व्यू देते थे। इसमें क्या होता है कि आप अपने हैंड्स ऑन प्ले अराउंड करके एक इमेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल उस्मान कहता है यार कि मैंने एक पेज डिज़ाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि ये पेज इस तरह अच्छा होगा। आपने डिज़ाइनर को ये नहीं कहना कि उसके डिज़ाइन को आप फॉर ग्रांटेड कर रहे हो। इट्स एन एक्स्ट्रा टाइम, वैसे कोई क्यू ऐसा करेगा नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। और आपको फायदा क्या है कि आपका अज्यूम किया जाता है कि रिसोर्ट टेक्निकली क्यूए साउंड है, कि आप फ्रंट एंड का काम भी कर रहे हो, हालांकि आपका काम नहीं है। लेकिन एक आपको वे बता रहा हूँ कि जब आप कहोगे मुझे एचटीएमएल सीएसएस में काम करना आता है, थोड़ा सा टेक साइड आपका बढ़ जाता है सीवी के स्पेक्ट से भी, इंटरव्यू के बंदा नोज द गेम। कल को फ्रंट एंड डेवलपर छुट्टी है तो बिलाल उस्मान भी कहते हैं सर काम मुझे पता है, मैं कर देता हूँ। थोड़ी छोटी चेंजेस हैं, और ये आपको तब भी हेल्प करेगा जब W3C वैलिडेशन के आपके जो एरर होते हैं ना, उस टाइम हमने पढ़ा था कि यार एरर बस स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो। जब आपको एचटीएमएल सीएसएस में काम थोड़ा बहुत आ जाएगा, हमने इतना डेप्थ नहीं देखना ना हमारी डोमेन है, लेकिन कम से कम चेंजेस करनी तो आती हो ना, कि कोई क्या पेज को चेंज करके बताओ, तो हमें कम से कम इतना तो पता हो यार कि एचटीएमएल सीएसएस के जरिए कैसा पेज हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारा मेन गोल है कि हमने करना क्या है। अच्छा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा, जिस तरह ये मैंने बताया हुआ है, इट अलाउज यू टू प्रीव्यू योर एचटीएमएल। वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आपको खुद भी पहले से पता होगा, ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि कोड को टच किए बगैर आप एचटीएमएल सीएसएस को देखते हो। और अगर आपको थोड़ा सा भी सीएसएस का आइडिया है
पहले तो ये बताओ HTML और CSS स्टैंड्स फॉर, ये इतना तो पता है ना? CSS आई थिंक वो कैस्केडिंग इज समथिंग हाँ, स्क्रिप्ट था। HTML स्टैंड और हाइपर टाइप Hyper- मार्कअप लैंग्वेज, और CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइलिंग शेड। जिसकी मिसाल बिल्कुल एग्जांपल ऐसी है कि HTML आपका सिर्फ स्केलेटन है, उसमें कोई पॉलिशिंग रिफाइन नहीं हुई। जब उसमें CSS के आप कलर्स डालते हो, चेंज करते हो, तो वो उसको एक लुक देता है। तो वेबसाइट भी इस तरह है, जब आप HTML करते हो ना, वो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसको प्यारा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए आप CSS की प्रॉपर्टीज में जाकर उसके कलर चेंज करते हो, फॉन्ट चेंज करते हो, तो दैट शोज कि आपका ये चीज़ अब कलरफुल दे रहा है और आपको पूरा एक स्ट्रक्चर, जो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके। तो व्यू सोर्स में अब मैं अपनी साइट ओपन करता हूं, जब तक आपका डाउनलोड हो जाए। बेशक आप अभी ना करो, बाद में असाइनमेंट पे कर देना, या देखता हूं। मैं एक साइट ओपन करता हूं। सॉरी, CSS एक लैंग्वेज है या CSS में कोई जावास्क्रिप्टिंग हम करते हैं क्या? ये इसका मुझे जावास्क्रिप्ट लेट एक अलग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज सेपरेट थिंग। और ये कौन पूछ रहा है? बिलाल भाई, उस्मान भाई? तो मैं उस्मान। उस्मान भाई। अच्छा, और जवाब भी खुद ही दिया है, मुझे सुनाई दिया। दो, एक ने पूछा, एक ने बोला है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, मैं CSS थोड़ा इज मोर ऑफ कंफ्यूज ना, हो गया हूँ जी। मैं खोल के दिखाता हूं अभी आपको, कि मैं जब आप कोड में चेंजेस देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये अलग चीज है, जावास्क्रिप्ट इज समथिंग एल्स। ओके। अच्छा, ये मैंने एक साइट खोल दी, पहले मुझे नजर आई cricinfo.com, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये खुलेगा कैसे। व्यू सोर्स की बात करो तो व्यू सोर्स में आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी साइट का जब हमने कोड देखना हो तो सिंपल हम राइट क्लिक करते हैं। और मेरे साथ ही ना स्क्रीन नजर आ रही है, मैं आज जल्दी तो नहीं जा रहा ना? जी सर। आ रही है सर। ये व्यू पेज सोर्स है, यहाँ पे मैं आया तो ये मुझे उस पेज का क्रिकइंफो का पूरा कोड मिल गया। ये कोड लिखा हुआ है, कंडीशंस लगी हुई हैं, लूप्स लगी हुई हैं, ये कोड है। इस कोड से भी हमें गर्ज नहीं है, ये सिंपल एक बता रहा है कि अगर कोई पूछे कि आपको कोड पीछे से कैसे देखते हैं, तो आप ये बैकएंड से कोड दे सकते हो, फ्रंट एंड से, सॉरी, सिंपल क्लिक करके कि ये इसका पीछे कोड क्या हुआ है। सिंपल व्यू सोर्स है। लेकिन हमारा जो काम है, दैट्स मोर ऑफ अ HTML और CSS स्टफ। वो किस तरह होगा या उसमें क्या होता है, लेट्स मूव फर्दर। इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है आपने? मौजिला एक्सटेंशन जस्ट सर्च फायरफॉक्स एंड इंस्टॉल अपने सिस्टम, जो हम आपको बता चुके हैं कि ये करना है। यूज करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। आपने ओपन करना है फायरबग, प्रेस करना है F12, या आसान लफ्जों में अगर आप सिंपल इंस्पेक्ट एलिमेंट विद क्यू करोगे, जो नए वाला ट्रेंड है ब्लू वाला, उसमें तो आपका फायरबग ओपन हो जाएगा। अब क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मेरे क्लिकइंफो की साइट है। अब मैं देखना चाहता हूँ, ये तो पता है ना कि वेबसाइट के जो मेन्यूज होते हैं, इन सबको बोलते हैं वेब एलिमेंट्स। ये तो पता है ना, सारे वेब एलिमेंट्स मिलकर वेब जी पेज बनाते जी। हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है, जो कि नजर आ रहा है आपको। नजर, कैन यू सी अफगानिस्तान श्रीलंका? यस सर। जी अब सर। मैं कहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं अफगानिस्तान के पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, सिर्फ अफगानिस्तान के इस कंटेनर के पीछे। इसको HTML में बोलते हैं डिव या कंटेनर, जिसमें आप कुछ स्टोर कर सको। मैं क्या करूंगा, अफगानिस्तान पे आऊंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और सबसे नीचे वाला जो लिखा है ना, इंस्पेक्ट क्यू, कैन यू सी दैट? जी सर। इधर मैं क्लिक कर दूंगा, ये मुझे एक विंडो खोलेगा, जो आपके पास कल भी खुली, जी हम रिस्पॉन्सिव कर रहे थे, आपने कहा कोडिंग आ गई, ये क्या हो गया जो मैंने कहा। तो ये वही चीज़ मोरलेस खुली है, लेकिन इसके जो एक साइड पे ना, ये आपकी HTML है जो स्ट्रक्चर साइट का बनाती है, और अफगानिस्तान वाला एरिया ना इसने ब्लू कर दिया है। जिस भी जगह भी आप वेब एलिमेंट के क्लिक करोगे ना, वो जगह ये ब्लू हाईलाइट कर देगा कि इस जगह आप स्टैंड करो, या आपने मुझे ये खोलने को कहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक। मैंने क्योंकि जी अफगानिस्तान सर। वाले एरिया पे क्लिक किया था, तो मैंने उस जगह पे क्लिक किया कि मैं यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहता हूँ। मैं चाहूँ एडिट करूँ, या मैं सिंपल देख लूँ क्या डिव लगी हुई है। आपको जो मोटी मोटी बातें कोर्स के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए कि डिव कहते हैं कंटेनर को। डिव में आपका एक छोटा सा पीस ऑफ कोड स्टोर होता है, जिस तरह ये अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच का जो कोड है ना, जो भी इसमें लिखी हुई लैंग्वेज, वो यहाँ पे स्टोर है कि मैंने क्या किया है। इसके लेफ्ट साइड पे ये HTML होती है, अभी मैं CSS पे नहीं आ रहा। राइट साइड पे CSS होती है, जो कलरिंग लिखी हुई है साइड पे, जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। इस पे मैं बाद में आऊंगा जब आगे स्लाइड पे जाता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का हटा के ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान और श्रीलंका कर दूँ। तो मैं करूँगा क्या, जहाँ अफगानिस्तान लिखा हुआ है ना, इसको सिंपल डबल क्लिक करूंगा, ये मुझे अलाउ करेगा कि एडिट कर दो। अब मैं पूरे साइट का पेज का मैंने लुक ही बदलना है। एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, बाद में फिर लेटर ऑन करेंगे। मैं आपको बस टच दूंगा, असाइनमेंट आपने खुद करनी है। मैं कहता हूँ इसको पाकिस्तान कर दो, पाकिस्तान। और अभी हमने कुछ सेव शेव नहीं किया, इसको मिनिमाइज किया, इसको ड्रॉ करिए। अब देखो क्या कहते हैं, मैच क्या आ गया पाकिस्तान श्रीलंका का लाइव साइट पे। इंटरनेशनल साइट है cricinfo.com की, उस पर चेंज करके हमने उसकी साइट का वो चेंज कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर।
ठीक है। अब ये तो एक तरह से सिक्योरिटी वाइज गलत चीज भी है यार कि मैंने क्यों ऐसा किया है। झंडा अफगानिस्तान का भी लगा हुआ है, नाम पाकिस्तान का लिखा हुआ है, लाइव साइट है, ना कोई लोकल एनवायरनमेंट है, और मैंने एडिट करके लाइव बता दिया कि ये चीज ऐसी हो रही है। अभी मेरे साथ रहेगा, कोई क्वेश्चन है तो होल्ड करेगा, अगली साइड बता दूं फिर आपका क्वेश्चन लेता हूँ। डाउनलोड किस किस का हो गया है? मेरा हो सर गया मेरा। चलें, जब कहूंगा तब यूज करना है। छोटी सी एग्जांपल के लिए उसकी बात करता हूँ। ये तो कर लिया हमने कि इंस्पेक्ट खोलना कैसे है या चेंज कैसे करनी है। अब अगली स्क्रीन जो आ रही है, जो उस्मान भाई थोड़ा बात कर दे। Once you open the Firebug, you will get a window like this on your half screen. आधी स्क्रीन पे आपकी ऐसी विंडो होगी जो मैंने अभी आपको दिखाई हुई है, खुली हुई है, कि आधी से मुराद है ये वाली स्क्रीन जो मेरी, मैंने कलर ब्लैक यूज किया हुआ है, वाइट भी आप कर सकते हो, थीम आपकी मर्जी के मुताबिक हो। ये स्क्रीन है जो जहाँ मेरा माउस है, जहाँ स्क्रॉलर है, ये मेरी लेफ्ट स्क्रीन है। इसको मैं कहता हूँ ये सारी HTML हुई हुई है, जो ऊपर लिखा भी हुआ है सर्च HTML। अगेन जहाँ मेरा माउस है देखें, नजर आ रहा है सर्च जी HTML। जी जी ये तो आपका कॉमन सी चीज है, कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पेज खोलते हो तो लेफ्ट साइड पे आपका HTML होता है और राइट साइड पे आपका CSS होता है। अब मैं आता हूँ कि मैं क्या फर्दर क्या कह रहा हूँ। आधी स्क्रीन पे आपका ये लिखा हुआ है, और जब आपका दूसरा वाला पार्ट है वो आपका CSS है, वो आपकी राइट साइड होगी। ये एक मिनट फुल स्क्रीन करने दो, मेरे ख्याल से यहाँ कोई गिफ्ट मैंने यूज की हुई है, या इस साइड पे की हुई है, 21 22 पे की हुई है, नहीं यहाँ नहीं की हुई, आगे भी साइड पे जिसमें आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके बताया हुआ है कि चीज़ चल कैसी रही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर कि एक लेफ्ट साइड जो होगी वो आपकी HTML होगी और राइट साइड आपकी CSS होगी। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना, नज़र भी आ रहा है कि मैं ये खोलता हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड मेरी HTML है जो मैंने एक छोटी सी एडिट करके आपको बताई, और राइट साइड मेरी CSS है जहाँ पे आपका फॉन्ट फैमिली है, आपका कलर है, आपकी फॉन्ट साइज है, कितना आपने उसको वेटेज देना है, दिस एंड दैट। जी गॉट इट? जी ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने दोबारा मैंने एक स्लाइड एक्स्ट्रा डाली हुई है बताने के लिए कि जो आपका लेफ्ट साइड है ये आपकी HTML है, और जहाँ पे ये स्टाइल लिखा हुआ है ये आपके सारे CSS के पार्ट हैं। CSS बेसिकली क्या करता है, चीज़ को पॉलिश करता है, स्टाइलिंग करता है, नाम से जाहिर है कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स, कि आपका जो चीज़ बनी हुई है उसमें आपने कितना टेक्स्ट को लार्ज करना है, कितना आपने, अगर आपको MS वर्ड पे प्रोफिशिएंसी है ना, काम आता है, तो ये मोरलेस उसकी टर्म्स ही हैं। ये फॉन्ट का स्टाइल क्या रखना है, एरियल रखना है, न्यू टाइम्स रोमन रखना है, नीचे कलर कोड क्या रखना है, तो वो चीज़ अगर आपको पता है तो CSS आपके लिए जस्ट अ पीस ऑफ कोड है, वॉक इन द पार्क, कि आपने सिंपल एडिट करनी है, चीज़ों को प्लस माइनस करना है। अब ठीक। पॉइंट ये है, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट आइकन टू सी द सेक्शन ऑफ योर वर्क, जो मैंने आपको बताया कि जिस भी जगह आपने एडिट करना होगा। अगेन ये थोड़ा सा QA की एडवांस चीज़ है, यूजली इसका QA में पार्ट नहीं बनता, लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि उस्मान चाहता है कि मैंने पेज को एडिट करना है, या बिलाल भाई चाहते हैं, या उजैर चाहता है कि मैंने पेज को एडिट करना है, या मैं देखूं कहाँ से एडिट होता है, या फ्रंट एंड का बंदा क्या चीज़ है, तो दिस इज हाउ यू ऑपरेट। अब आपने इंस्पेक्ट आइकन पे क्लिक किया और देखा कि वेब पेज पे किस जगह पे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। बिलाल भाई कैसे पता लगेगा हम इस पेज किस जगह पे खड़े हुए हैं? सर ब्लू हाईलाइट। वो जो भी सेक्शन होगा वो ब्लू हाईलाइट कर देगा कि दिस इज द प्लेस वेयर यू करंटली स्टैंड, और दिस इज द प्लेस वेयर यू वांट एनी चेंज और अमेंडमेंट। ये स्लाइड में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। Firebug makes it very easy if you know the CSS। अगर आप थोड़ा सा भी, आपको मैंने बात की MS कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, MS वर्ड जो आपका होता है, अगर आपको थोड़ा सा पता है ना, जो ये चीज़ें आपने देखी होंगी, फॉन्ट साइज क्या होता है, आई बिलीव तीनों को पता होगा फॉन्ट साइज किसको कहते हैं, ये बल्कि जी खुला भी हुआ है ऊपर, फॉन्ट फैमिली किसे कहते हैं, न्यू टाइम रोमन, एरियल, मुख्तलिफ होती हैं, कलर कॉमन सी चीज़ है। वो कहता है अगर आपको ये नाम भी पता है ना तो CSS में यही नाम यूज हो रहे हैं, कोई फैंसी टर्म्स नहीं है, कोई टेक्निकल जार्गन्स नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट साइज 13 है, 13 पिक्सल को मैं 12 करूंगा तो साइज छोटा हो जाएगा। लाइन को कितनी हिट देनी है, कितना मिडिल में रखना है, कितना सेंटर लाइन करना है, लेफ्ट लाइन करना है। उसके बाद कलर, कलर यूजली इसमें आप कोड में लिखते हो, वैसे अगर आप चाहो तो कलर रेड ग्रीन येलो स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो बिहेवियर है आपको कोड कहाँ से मिलती है, सिर्फ गूगल पे आप लिखो व्हाट आर द कलर कोड्स ऑफ वेबसाइट या CSS में डालने के लिए, तो आपको बता देगा रेड के अगेंस्ट क्या कलर होता है। कलर कोड होते हैं, जिस तरह मैरून के पीछे मेरे ख्याल से 4 और कुछ अल्फाबेट होता है जो अभी हम देखेंगे, और दिस एंड दैट। तो ये कहने का होता है CSS इज प्रीटी ईजियर। HTML भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरा आपको टैगिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन CSS में सिर्फ आप डाटा एंट्री करके अपने पॉइंट दे सकते हो कि कितनी हाइट रखनी है, कितना आपने वैल्यू देनी है, दिस एंड दैट, जो भी हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ तीनों से बनता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यार इस तरह तो हम कोई भी साइट बिगाड़ सकते हैं, मतलब अब जिस तरह मैंने लाइव साइट की इन्फो की खोली, ये भी इंटरनेशनल साइट है, मतलब ये तो मैं फेसबुक खोलूँ या कोई भी मेरा फूड, हाँ बोले। मेरा भी यही क्वेश्चन था। लेकिन मैंने वो फिर सोचा कि ये जो है, हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो कैशे में सेव हो जाती है ना, तो अच्छा, इस वजह से जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे या बिलाल भाई ओपन करेंगे तो वो आपको जो है ना उसका नहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा।
और अगर उस्मान में पता लग गया तो थोड़ा सोचने तो देते यार बाकियों को। ऐसा ही है बेसिकली मेरे स्टूडेंट लास्ट बैच वाले काफी परेशान कि यार क्या होगा इस तरह, तो किसी की साइड भी खराब कर दे। तो होता ये है कि आपका जो कैशे वाली बात है कि इसमें होता ये है कि आप टेम्परली उसको चेंज करते हो, लेकिन द मोमेंट कि आप जो डिजाइन चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अब आपको भी यूटिलिटी हो ना कि उस्मान भाई ने एक पेज चेंज किया है, बड़ा अच्छा सा एक नया पेज बना दिया है, तो आपने फौरन उसका स्नैपशॉट लेना है। द मोमेंट आप उसको रिफ्रेश करोगे तो पेज उसकी अपनी असल हालत में आ जाएगा। जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ है, this will not change the HTML on your website, it will only show how the change HTML will look like। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है बीइंग क्यू है कि हम एक नया डिजाइन चाह रहे हैं, सजेस्ट करने के लिए ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो बजाय इसके कि हम रिफ्रेश करके उसको चेंज करें जो हमारी एफर्ट हुई है, क्योंकि जो फ्रंट एंड का बंदा है उसने तो ये काम करना है, वो डिफरेंट चीजें देखेगा, फिर देखेगा लुक एंड फील कैसा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि आपको भी पता हो कि चेंज कम से कम होती कैसे है। तो दिस इज ये वही वाली बात जो उस्मान भाई की कि इसमें ये कैश स्टोर सिर्फ करेगा, लेकिन द मोमेंट आप रिफ्रेश करोगे इट विल शो यू द ओरिजिनल साइट जो पहले इसकी थी। गेटिंग माय पॉइंट? सही। जी सर। सेम विद सीएसएस, ये सीएसएस को चेंज नहीं करेगा, लेकिन आपको बताएगा कि सीएसएस चेंज दिखेगी कैसे। जिस तरह अगर कोई डेवलपर या फ्रंट एंड का बंदा काम कर रहा है, उसने देखना है कि मैरून कलर साइड पे कैसे लगेगा, तो वो चेंज करेगा, उसके बाद जो ओरिजिनल होगा वापस आ जाएगा। क्या पता मैरून अच्छा लगे तो मैरून उसको वो आगे डिप्लॉय कर दे सर्वर पे। पिक तो कर रहे हो ना बात? जी जी यस सर। सही। अब ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ये गिफ है शायद। अब ये आपको ना लाइव करके बता रहा है कि अब देखो ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है हाईलाइटेड एचटीएमएल, इसकी ये सीएसएस चेंज करेगा, बल्कि इससे पिछली साइड भी शायद मेरे ख्याल से गिफ ही है। हाँ ये देखो, ये पहले आया, इसने राइट क्लिक किया, उसने सेक्शन को ब्लू कर दिया। अब पहले लिखा हुआ था डोंट स्ट्रिप एचटीएमएल, इस कंटेंट को वो चेंज करेगा, अपनी मर्जी का कंटेंट डालेगा, जो मैंने आपको भी छोटा सा पाकिस्तान करके बताया था। मतलब पूरा पेज आप चेंज कर सकते हो छोटे छोटे चेंजेस करके। यहाँ से उसने उस कंटेंट को चेंज किया और अब लिख दिया, आए भी तो सही क्या लिखा है मैंने देखा नहीं, शायद अगली साइड पे चेंज होगा, पता नहीं, एक मिनट। नहीं, चेंज होके हाईलाइट आ गया, पहले डोंट स्ट्रिप था, अब हाईलाइट आ गया। अब अगली साइड पे वो सीएसएस चेंज कर रहा है, यहाँ पे वो सीएसएस पे जाएगा और मेरे ख्याल से ब्लैक कलर को मैरून करेगा जो बजाय नजर आ रहा है। कलर कोड पैलेट 5x4 था, यहाँ पे आया, एडिट किया, उसने कलर दे दिया सीसी टेट्रा 0। फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर दिया, छोटा कर दिया। फॉन्ट साइज को 30 से उसने पता नहीं अब 20 करेगा क्या करेगा, 20 कर दिया। अब आप देखो जो बड़ा टेक्स्ट था वो छोटा, ये खुद चलता रहेगा, गिफ्ट लगी हुई है पीछे। तो अब आप देखो ये उसने ऑटोमेटिकली बड़े टेक्स्ट को छोटा किया, रेड को मैरून को ब्लैक किया, और फॉन्ट फैमिली को। बात पे हो रही है? जी सर। इस तरह छोटी छोटी एग्जांपल्स करके आप पूरी साइट बिगाड़ सकते हो। किसी की साइट नहीं बिगड़ेगी, लेकिन आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो या क्या करना चाह रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? जी यस सर, जी। यस आपकी सर। बात और समझ आ रही है आपकी। जो मैं आपसे चाहता हूँ ना, अभी नहीं क्योंकि इसमें असाइनमेंट में बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह याद रहेगा जब हम पहुंचेंगे। आपसे मैं चाहता हूँ बात बीच में निकल ना जाए, आपसे मैं ये चीज़ चाहता हूँ, पता नहीं अब उसको मैं सर्च किससे करूँ। असाइनमेंट 8 से करता हूँ क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है कि ये असाइनमेंट 8 होती है यूजली, और हम माशाल्लाह अभी 4 असाइनमेंट पीछे जा रहे हैं। अब इस जबरदस्त। तरह छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, मैं ये ओपन करता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी भी बनाई हुई है लोगों ने, थोड़ी ऐसी देखूँ जो थोड़ी फंकी सी हो। अब ये पाकिस्तानी फेसबुक जिस तरह मैं दिया, आपको शायद कुछ और दे दूं, लेकिन अगर ये करनी हो तो ये कर लेना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। अब ये उसने कुछ पंगे लिए हैं, ये उसने पूरा फेसबुक चेंज किया है, वेलकम टू पाक फॉर्म, ज्वाइन पाक कम्युनिटी, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाक बुक, पूरा इंटरफेस ही चेंज कर दिया, झंडा भी लगा दिया। तो दिस इज हाउ कि आप डिज़ाइन के एलिमेंट में भी थोड़ी प्रोग्रेस कर सकते हो, क्योंकि आपको इस ट्रेनिंग में यूआई यूक्स का भी काफ़ी हैंडी एक्सपीरियंस हो गया है बाल्सामिक की हेल्प से, कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है ड्रैग एंड ड्रॉप से। तो क्यूए से हट के जो मैंने शुरू में कहा था कि 20% हम बाकी चीज़ें भी करेंगे, वो भी चीज़ें जा रही हैं और इंशाल्लाह इस सीवी में आपको हेल्प करेंगी और मल्टी स्किल्स वाइज भी हेल्प करेंगी। लेकिन पॉइंट ये कि जब आप हैंड्स ऑन करोगे तभी फायदा है, ये नहीं कि डाउनलोड टूल कर दिया बाद में याद नहीं रहा। इस वाली चीज़ों में बिलाल भाई टाइम इतना नहीं लगता, ये आप चाहो तो आप ये कर सकते हो आसान से। मुझे पता है आपके पास जी टाइम जी। कम है, आपके आने से पहले हम ये डिस्कस कर देंगे, बिलाल भाई इज बिट बिजी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपने कुछ लिखना नहीं है, कभी खोला साइट खोला, चेंजेस किए, स्नैपशॉट लिया, तो कोशिश करो थोड़ा सा आप भी ना इस पे आओ, ताकि ट्रेनिंग जी का जी, ये मेन पर्पस पंगे समझो। वाले काम तो सर कर लेंगे। हाँ इसमें क्योंकि आगे पंगे ही हैं, डेवऑप्स भी टूल है, ये भी टूल था, कल रिस्पॉन्सिव भी टूल था, अब आगे सारी ये चीज़ें हैं। तो कम से कम ये वाली तो आप करो ना, ठीक जी है ना? जी इंशाल्लाह सर। मैं ये नहीं हरगिज़ कि मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ सीएसएस जी बोलें। सीएसएस में आई थिंक मैंने देखा था या शायद पहले कभी किसी ज़माने में किया भी होगा कि हम एक जो है एक फ़ाइल बना देते हैं और उसी फ़ाइल को हम एचटीएमएल की वेब पेजेस पे अटैच कर देते हैं, राइट? तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो सारे पेजेस पे आ जाता है। ऐसे ही होता है?
रन टाइम पे आप देखो तो ऐसे डायरेक्ट होगा, लेकिन आपकी बात लॉन्गर रन पे ठीक है कि आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जब डेवलपर काम कर रहा होता है ना तो फोल्डर्स होते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स और इसको बोलते हैं रिसोर्सेज। जितनी भी सीएसएस की चीजें हैं ना, आप फाइल का नाम देके लॉगिन डॉट सी एस एस, पीएचपी डॉट सॉरी अबाउट एस डॉट सी एस एस, उसको एक फोल्डर में रख के किसी कंटेनर में डिप्लॉय करते हो, और ऊपर अपलोड जब आप करते हो ना, क्योंकि ये चीजें सारी स्कैटर्ड होती हैं, आपकी वाली बात जब आप इसको अप करोगे या किसी एनवायरमेंट में पुश करोगे तो लाइब्रेरी की फॉर्म पे जाएगा। होगा क्या, जितने भी कंपोनेंट सीएसएस के होंगे ना वो एक जगह फोल्डर में गैदर होंगे, जिस तरह हम एक अटैचमेंट भेजते हैं, और जब आप साइट पे रिफ्लेक्ट करवाना चाहते होंगे ना, क्योंकि ये मोर ऑफ अ प्रोग्रामेटिक चीज़ है, आपका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो यू आर राइट कि उसमें होता ये कि आप अटैच करके उस फोल्डर को लोड करते हो, तो जिस जिस इंस्टेंस पे वो चीज़ जानी होती है वहां बैठती है। कि फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स में लिखा था कि लॉगिन के बटन के पीछे पिंक कलर आए, तो ऑटोमेटिकली वो पिंक कलर आएगा। तो यू आर राइट कि होता है ऐसे, लेकिन जब आप रन टाइम चेंजेस कर रहे हो सो कॉल्ड एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू, जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो हम कर रहे हैं हमें नजर भी आ रहा है, तो उसकी अप्रोच होती है। आप जो बात करो दैट इज मोर ऑफ अ प्रोग्रामेटिकली स्टफ, कि आप ये फ्रंट एंड का बंदा ये चीजें लिख के ना डेवलपर को दे देगा कि ये मेरी चीजें हैं, ये मेरे कंपोनेंट्स, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये आपने आगे पब्लिश करनी है, तो वो वाली बात वो अपलोड करेगा, और जो साइट पे रिफ्लेक्शन होना होगा वो उस तरह होगा फिर कोड के अंदर। वो बैकएंड की ओके चीजें हैं, ये फर्क याद रखो, वो बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है। जो आप बात ठीक करो ना हो थोड़ा सा टेक्निकली वन स्टेप आगे कर रहे हो, जो कि ठीक है और अच्छी बात है कि यू नो दैट मच, वो बैकएंड की चीजें जो आपका कोडिंग वाला बंदा है, प्रोग्रामिंग वाला, आप उसको दोगे कि ये पीस ऑफ कोड मेरा अटैच कर दो तो आपको जी। लेकिन हम जो कर रहे हैं हम फ्रंट एंड पे हैं, देखो मैंने फ्रंट एंड से खोला, मैंने एडिट किया और मैंने कर दिया, ओके समझ लगी ना। लेकिन अ ठीक है वेरी वैलिड एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके ठीक है, ये ब्रदर मैं अब टैग करने लगा हूँ, असाइनमेंट में आपको फिलहाल कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगले सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो 4 असाइनमेंट हुई हुई हूँ, कोई इसमें नहीं है वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे, या दे दूं 5वीं। नहीं सर 4 काफी नहीं आ रहे थे उजैर वैसे 4 है, दे दूं। उजार कर लेगा उजार फारे के बंदा है फारिग नहीं है सर, ये भी फ्रीलांसिंग कर रहा है। एक सर उजार पे कर रहे हैं आप फ्रीलांसिंग बताया नहीं है इन्होंने 4 प्रोजेक्ट कर चुका है, ये सीवी नहीं देखी अपनी सी। अच्छा नहीं मैंने नहीं अभी देखी सर दे दें असाइनमेंट, कोई इश्यू नहीं है। देखा, मुझे पता ये हार्ड वर्किंग बंदा है। वो हम नेक्स्ट वीक जमा करवा देंगे, इश्यू थोड़ी है सर। नहीं वो टाइम पे होता है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, कभी कभी ना प्रेशर भी बंदे को फील होता है, जिस तरह हम उस्मान भाई की बात 2 होंगी तो उनके बैक एंड माइंड पे रहेगा, बेशक वो नेक्स्ट वीक है, लेकिन क्यों उस्मान भाई ऐसा ही है ना, जी सर तो वो रहेगा कि यार ये भी मिली हुई है, ये नॉर्मल ह्यूमन एक नेचर है यार, कि आपको लगता है चाहूँ तो मैं दे दूं, वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस से ही है कि 2 लेक्चर के साथ 2 असाइनमेंट, लेकिन एक वीक में एक ही करनी होती है। उजैर भी अपनी जगह ठीक कह रहा है कि वो डेफिनेटली फिर आपको 10 को जमा करनी पड़ेगी, लेकिन चले अगली दफा ही देखते हैं, पहले ये वाली आ जाना 4 के बाद, क्योंकि अभी अच्छा जितनी सर, आगे एक असाइनमेंट। मेरा सवाल था, थोड़ा जनरल सा सवाल है हम्म। कि हम लोग अभी तक जितना भी कुछ हमने पढ़ा है और मुझे जो नज़र आ रहा है पढ़ेंगे, वो हम्म। प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वेब बेस्ड और ज़्यादातर हैं। तो हाँ, और बीच जो में हमने कल मोबाइल बाकी हमने पढ़ा था, सिस्टम्स बाकी जो 10। हैं उनके कैसे हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है, उसका हम लोग को टच कहाँ पे मिलेगा? कौन से बाकी सिस्टम और कौन सी बाकी, मुझे समझ नहीं आई। एक वेब होता है मेनली, एक आपका मोबाइल होता है, इसके अलावा एक डेस्कटॉप होता है, आप क्या स्पेसिफिकली चाह रहे हैं, कौन सी टेस्टिंग करना। मैं उन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ जो अपने सिस्टम्स के ऊपर चलते हैं, वेब बेस्ड नहीं होते। वेब बेस्ड नहीं होते, जिस तरह डेस्कटॉप आप कह लो, जिस तरह स्काइप है जी, जो कल हमने डेस्कटॉप। पढ़ा, उसकी इस तरह की कोई असाइनमेंट्स नहीं है, लेकिन स्काटा के केस में अगर आप लॉन्गर रन जाते हो तो उसमें एक नहीं यूटिलिटी नहीं है कि नहीं आप नहीं वो टेस्ट सर, कर सकते सॉरी, ये स्काइप वगैरह भी नहीं। जो हमारे कंपनी के अंदर इंटरनल ईआरपी सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं, कुछ इस किस्म के जो दैट सिस्टम दैट होते हैं। वोंट बी द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट वो तो आप सीआरएम और ईआरपी की बात करो तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो वो ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं है। वो मैं खुद दे भी नहीं सकता आपको कि उस सिस्टम की, मैं अपने अपने ऑफिस की शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होता है कि मैं बता दूं कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इनकी टेस्टिंग कैसी होती है, उसके यूआरएल समटाइम हमें भी एक्सेसिबल नहीं होते बीइंग ए पीएम, सिर्फ क्यूए की हद तक या डेवलपर की हद तक। आपने प्राइमरीली जो वो आउटलाइन देखो, जो मैंने डेमो दिया, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके मोबाइल ऐप्स हैं मेनली, क्योंकि ज़्यादा काम इसका होता है 90% का, ये तो चीज़ें तो अभी बाद में एडवांस हुई हैं, और डेस्कटॉप का भी सम हुआ है, वो भी ऑब्सोलीट पे है, तो जो सिस्टम की आप बात कर रहे हो दैट वॉन्ट भी, हम इस पर टच करेंगे ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक।
ठीक तो here we can stop और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को we will proceed with next lecture और देखते हैं कौन सी असाइनमेंट होती है. Might be there will be a quiz. I'm not sure क्योंकि आज एक बैच में हुआ है तो मेरे ख्याल से आप एक बैच ही पीछे चल रहे हो तो तैयार हो गया ना मुझे इस टाइम कोई ये ना कहे कि हम रेडी नहीं है. और क्विज सब लेक्चर में नहीं होगा जितना पढ़ा है पिछले क्विज से आगे आगे क्योंकि क्विज में बहुत कम लेता हूँ लेकिन जब लेता हूँ तो वो 4-5 लेक्चर का मिला के होता है एंड इट्स अ सॉर्ट ऑफ कि आप वो कवर कर रहे हो कि आपने किसी टेस्ट में जब इंटरव्यू में कोई टेस्ट आ गया तो आपने कैसे तो मेक श्योर कि कोई उस टाइम मुझे ये ना कहे कल ले लें या क्या तो बी प्रिपेयर्ड. लेक्चर 5 से ऑनवर्ड्स ठीक होगा. ठीक ठीक है इंशाल्लाह. चलें. तो थैंक यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.